हाय एवरीवन, दिस साइड भूमिका ठक्कर और जीएसटी का सेकंड चैप्टर है, सीए इंटर जीएसटी ये चल रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई चैप्टर को। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले कॉपी में आते एक बार कोई भी ट्रांजैक्शन, ठीक है, जिसमें अगर आपकी अट्रैक्ट कर रही है जीएसटी, ठीक है, तब जाके उसको बोलते हैं सप्लाई। अब ये सप्लाई होने के बाद हो सकता है कि ये एक टैक्सेबल इवेंट होगा या एक एग्जेम ट्रांजेक्शन्स होगा, ये बाद में पता चलेगा। बट जहाँ पे भी जीएसटी अट्रैक्ट होगी वहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे कि वो सप्लाई है। ठीक है, अब कौन सा इवेंट टैक्सेबल इवेंट है, कौन सा एग्जेम्प्ट है, ये अपने एग्जेम्पशन चैप्टर में भी बहुत सी चीज़ें अपने समझेंगे कि एग्जेम्प्ट वाली ट्रांजेक्शन कौन कौन सी होती है, कौन से गुड्स एग्जेम्प्ट होते हैं, बहुत सी चीज़ें अपने वहाँ पे समझेंगे। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं कि सप्लाई चैप्टर में मेजरली अपने को शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, ठीक है, सेक्शन 7 अपने को पढ़ना है इधर। तो कोई भी टैक्सेबल इवेंट कौन सा इवेंट होता है जहाँ पे टैक्स कंसिक्वेंसेस लगते हैं। और अर्लियर क्या होता था कि ये चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है कि पहले क्या गुड्स है क्या सर्विसेज है, ये चीज़ का डिस्टिंक्शन क्लियरली था ही नहीं, जिसके वजह से क्या होता था कि लॉन्ग टाइम तक लिटिगेशन चलते रहते थे, कोर्ट में सुनवाई होती जा रही है, क्लैरिफिकेशन लाते जा रहे हैं, इस टाइप से था। लेकिन आज के डेट में जीएसटी के साथ अपने पढ़ेंगे शेड्यूल 2, ठीक है, उसमें अपने को क्लियरली ये चीज़ मेंशन कर दिया गया है कि व्हाट इज़ गुड्स, व्हाट इज़ सर्विसेज। तो पहले इसी बात में झगड़े होते रहते हैं कि ये गुड्स है ये सर्विसेज है, तो क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं था कि क्या गुड्स है क्या सर्विसेज है, वही चीज़ें लिखी हुई है। इसके बाद आज के डेट में जीएसटी का मतलब क्या है कि टैक्सेबल इवेंट होना, और तब जाके उसको बोलते हैं कि सप्लाई होना। कोई भी इवेंट जिसमें जीएसटी लग रहा है वो है क्या, जिसमें जीएसटी लग रहा है वो क्या है, सप्लाई। और सप्लाई से फिर बटेगा कि या तो वो टैक्सेबल होगा या तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जिसमें जीएसटी लगेगा वो सप्लाई है, एक बार के लिए सप्लाई मान लेंगे। बट कैन भी इसमें जीएसटी लग सकता है, सप्लाई जो भी होगा उसमें कैन भी जीएसटी लग सकता है, में भी जीएसटी लग सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे टैक्सेबिलिटी है कि एग्जेम्पशन है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस दिए हुए हैं जो जनरली स्टूडेंट मिस करके चले जाते हैं, और ये कब एमसीक्यू का पार्ट बन जाए यू नेवर नो, इसलिए ये सबको एडवाइस है कि थोड़ा इसको ध्यान से सुनना। नाउ व्हाट इज़ गुड्स, सबसे पहले देखते हैं कि सर्विसेज मतलब क्या है, एनीथिंग अदर देन द गुड्स, वो क्या है, सर्विसेज है। तो गुड्स है क्या भैया, तो गुड्स इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, लेकिन मनी एंड सिक्योरिटीज़ इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो मनी एंड सिक्योरिटी जाएगी कहाँ पे, तो वो सर्विसेज में जाएगी, यहाँ पे नहीं आएगी तो सर्विसेज में जाएगी। फिर मनी एंड सिक्योरिटी का एक्सचेंज, फिर कन्वर्जन होता है, जैसे डॉलर से अपने रुपया में कन्वर्ट किए। ठीक है, ये जो कन्वर्जन वाली है जिसमें अपने कोई करना कोई कंसिडरेशन चार्ज होता है, क्योंकि कमीशन चार्ज करती है बैंक, तो ये जो कन्वर्जन में कमीशन चार्ज वगैरह किया जाता है वो क्या है, वो सर्विसेज का फॉर्म पार्ट है कि एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करना और जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज करना, वो सर्विसेज में आ जाता है। यानी कि अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी भी इधर पे आएंगे, और वही मनी सिक्योरिटीज़ को, करेंसीज को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए जो एक कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है, दैट विल कवर इन सर्विसेज। तो गुड्स में क्या है कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा, कोई भी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बट अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज़, एंड इसमें इंक्लूड है कोई भी ऑक्शनेबल क्लेम्स। फिर अपना ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रासेस जो अपने लैंड में उग जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो वो सारे भी गुड्स का पार्ट बनते हैं। इसके बाद आता है प्रिंसिपल कौन है, एजेंट कौन है। इसका केस स्टडी बेसिस में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें मेन एलिमेंट क्या होता है, इनवॉइस। ये अपने अच्छे से कॉपी नोट में पढ़ेंगे। ये देखो, ये एक्स है ये बंदा और ये वाई है। ठीक है, ये इसको गुड्स
सप्लाई करने बोल रहा है और वाई इसके बिहाफ में, एक्स के बिहाफ में कस्टमर को सप्लाई कर रहा है गुड्स, ठीक है। अब ये जो है वाई, अगर वो एजेंट होगा या तो वो एजेंट नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? इनवॉइस की मदद से पता चलेगा। इनवॉइस इज द मेन कैरेक्टर इधर। अगर इनवॉइस एक्स के नाम पे बनता है, यानी कि प्रिंसिपल के ही नाम पे बनता है, तो यहाँ पे क्या माना जा रहा है कि प्रिंसिपल ने ही कस्टमर को सप्लाई किया है और ये बीच का मीडिएटर है, इसलिए ये एजेंट ही है, नॉर्मल एजेंट जो होता है। बट अगर ये वाई क्या करता है, अपने ही नाम में इनवॉइस देता है, तो इन सच ए केस में माना जाएगा कि एक्स ने पहले वाई को सप्लाई किया और फिर वाई ने जाके कस्टमर को सेल किया, यानी कि एक्स और वाई के बीच में भी एक ट्रांजैक्शन है, इसके बीच में भी एक सप्लाई है, ठीक है। इसको हम लोग और आगे जाके और समझेंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे प्रिंसिपल ने यहाँ पे जो है तुम्हारा वाई के नाम पे फर्स्ट केस में सिर्फ कमीशन चार्ज होता है, सिर्फ उसका टर्नओवर कमीशन ही बनेगा। बट जब सेकंड केस है जहाँ पे वाई के नाम पे ही इनवॉइस बन रहा है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो वो जो कमीशन ले रहा है, साथों साथ ये जो कंसीडरेशन है गुड्स का, वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ना जनरली कोई कंसीडरेशन होता नहीं है, वाई एक्स को कुछ देता नहीं है, तो नो कंसीडरेशन वाला होता है, वो अपने शेड्यूल में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जाके। तो 7 का 1 का सी में भी यस शेड्यूल 1 में जाके कवर होता है वो, ठीक है, क्योंकि अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा फैमिली की डिफिनेशन में क्या है, जो भी फैमिली की डिफिनेशन है वो मेरी रिलेटिव बन जाएगी, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो अपनी स्पाउस मतलब क्या हुआ कि अगर हम हस्बैंड है तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, अगर हम वाइफ है तो मेरे हस्बैंड, ठीक है। तो स्पाउस और मेरे चिल्ड्रेन है, चाहे डॉटर हो चाहे मेरा सॉन हो, तो वो ऑलवेज फैमिली के डिफिनेशन में आएगा। लेकिन अगर जहाँ पे पेरेंट्स का बात किया जाए, ग्रैंड पेरेंट्स का बात किया जाए, ब्रदर का बात किया जाए, सिस्टर का बात किया जाए, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरे पापा, पर दादा, मतलब, तो वो सारे डिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंट है मेरे ऊपर तो ही जाके वो फैमिली के डिफिनेशन में आएंगे। इसमें क्वेश्चन घुमा के एमसीक्यू के फॉर्मेट पर दे सकता है आपको, कि आपको बोलेगा कि आपके पेरेंट्स ना आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट हो गए, यानी कि वो रिलेटिव के डिफिनेशन में नहीं आएंगे, वो फैमिली के डिफिनेशन में नहीं आएंगे। ये जो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑक्शनेबल क्लेम मतलब कोई भी चीज़ जो डेट्स है मेरी, लेकिन वो डेट जो सिक्योर्ड है उसको हटा दो, ठीक है। इसमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अपना जो लॉटरी है ना, जुआबाजी जो अपने करते हैं, बेटिंग करना और गैम्बलिंग, ठीक है, ये 3 चीज़ ऐसी है जो जीएसटी के परव्यू में है। और बाकी जितने भी ऑक्शनेबल क्लेम्स होते हैं उसको क्या समझना है अपने को, कि ना वो गुड्स है ना सर्विसेज है। ये अपने फर्दर आगे भी अभी देखेंगे। तो ऑक्शनेबल क्लेम में आता क्या है, जैसे कि अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम ड्यू है तो वो हमारा डेट्स है, ठीक है। फिर हमारा रेंट ड्यू है, वो हमारा ऑक्शनेबल क्लेम है। तो ये सब चीज़ें ऑक्शनेबल क्लेम्स में आती है, लेकिन इसमें कोई जीएसटी का वो नहीं है, जीएसटी नहीं लगने वाला, इसको ना गुड समझते हैं ना सर्विसेज समझते हैं। बट 3 ही चीज़ ऐसी है जो ऑक्शनेबल क्लेम के डिफिनेशन में आती है, बट वो जीएसटी के परव्यू में भी आती है, दैट इज़ लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। ये चीज़ आपको ध्यान से रखना है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग मतलब वही हो गया कि आपका रॉ मटेरियल या इनपुट से आपको एक नया प्रोडक्ट बनाना है। वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, डिस्टिंक्ट उसका नाम होना चाहिए, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होना चाहिए उसका, और जो बंदा ये बनाता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। फिर मनी मतलब जो अपना लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर इंडिया का भी हो सकता है, फॉरेन का भी हो सकता है, लेकिन वो लीगल टेंडर होना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सी और भी चीज़ें कवर होती है जो एक एमसीक्यू की पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो वो चीज़ें भूल सकते हैं अपने, जैसे कि यहाँ पे चेक्स भी कवर होता है, प्रोमाइजरी नोट भी कवर होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी कवर होता है, मनी के डिफिनेशन में सब कवर है, लेटर ऑफ क्रेडिट कवर है, ड्राफ्ट कवर है, पे ऑर्डर कवर है, ट्रैवलर
चेक कवर है, मनी ऑर्डर कवर है, पोस्टल कवर है, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस कवर है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा MCQ की पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखना है। टैक्सेबल सप्लाई मतलब वही है जहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है या बोथ हुआ है जिसमें लेविएबल टू टैक्स है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सप्लायर। सप्लायर कौन है? तो एक तो जो ओरिजिनल सप्लायर है एंड जो एजेंट है जो सप्लाई कर रहा है वो भी सप्लायर के डिफिनेशन में आ जाता है। फिर एक थर्ड पार्टी ऐप भी इसके अंदर ही आ जाता है सप्लायर के डिफिनेशन में, जब उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके कोई ना कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही है या सप्लाई ऑफ गुड्स का सप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो एक इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहा है बट समझा जाएगा कि वही सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स कर रही है। जैसे अपने एजेंट के नाम पे देखे वैसा ही इसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट भी कवर करते हैं। रिसिपिएंट कौन है? जो कंसिडरेशन पे करेगा। अब अगर वो कंसिडरेशन पे नहीं कर रहा है और वो गुड्स का केस है तो जिसको हम लोग गुड्स डिलीवर किए हैं वो रिसिपिएंट है। अगर सर्विस का केस है तो जिसको सर्विस डिलीवर किए हैं उसका वो हो जाएगा रिसिपिएंट। तो ये कुछ छोटे छोटे डिफिनेशन थे जो आपको थोड़े से ध्यान में रखना है बस MCQ के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली वो जो गुड्स एंड सर्विसेज का था है ना, वो चीज़ आपको ध्यान से रखना है डिफिनेशन। अब अपना जो मेन यहाँ पे जो चीज़ अपने पढ़ेंगे दैट इज सप्लाई के अंदर सेक्शन 7। इसको हम लोग 1 बाय 1 अपने नोट से कवर करते हैं। इसमें ये चीज़ ध्यान से रखना कि सेक्शन 7 जो है वो इंक्लूसिव डिफिनेशन है। इंक्लूसिव का मतलब है कि वो इंक्लूड्स करके चालू होगा, और इंक्लूड्स करके चालू होने का मतलब होता है कि उस डिफिनेशन में और भी चीज़ें आ सकती है। ये तो लिखा हुआ ही है, उसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती है। एक्सक्लूसिव नहीं है कि मतलब जो हम बोल दिए बस उतना ही, बस इसके आगे ना पीछे कुछ भी नहीं होने वाला, वैसी डिफिनेशन नहीं है वो, ठीक है। इसके बाद अब एक बार कॉपी में आते हैं। यस, इसमें जो एकदम हीरो वाला सेक्शन है दैट इज़ अपना सेक्शन 7 का 1 का A, विच डिफाइंस आवर सप्लाई। एक कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई कब कहलाएगी? जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई हुआ है, फॉर अ कंसिडरेशन के लिए हुआ है। ये कंसिडरेशन चाहे गुड्स भी हो सकता है, मतलब इन काइंड भी हो सकता है, मनी भी हो सकती है, एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। तब जाके क्या होगा, सेक्शन 7 का 1 का A मीट करेगा और वहाँ पे माना जाएगा कि यस यहाँ पे सप्लाई हुआ है। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है इसका जो अपने बोलते हैं कि सप्लाई होना, सप्लाई का मतलब क्या है? सेल हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, बार्टर हो सकता है, लीज हो सकता है, रेंटल हो सकता है, डिस्पोजल हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है। लाइसेंस देती है राइट टू यूज़ द एसेट। अब इसको एक बाय एक अपने पढ़ेंगे। फिर कंसिडरेशन में समझो कि कंसिडरेशन इन मनी भी हो सकती है, इन काइंड भी हो सकती है वो, और ये बिजनेस के कोर्स में होना चाहिए, तभी जाके इधर GST लगेगा, अदरवाइज GST नहीं लगने वाला, ठीक है। अब हर एक का कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस दिया हुआ है, वो अपने आगे जाके पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन ये सेक्शन 7 का 1 A में ही मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि सबसे पहले तो देखो कि गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है। तो सप्लाई कैसे माना जाएगा? या तो सेल हुआ है, नॉर्मल सेल। सेल का मतलब क्या है? 1 बाय 1 समझ रहे हैं कि X Y को एक पेन दे रहा है और X यहाँ पे रिटेलर है और Y इज़ द कस्टमर। तो X Y को पेन दिया, 10 रुपये का पेन है। X अब पेन दे दिया, ये 10 रुपये इसको दे दिया। अब पेन से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो 10 रुपये की पेन से। अब वो उसको तोड़ दे, मड़ोड़ दे, उसको जो भी करे, उसे लिखे, करे, जो भी करे, गुड्स ट्रांसफ़र हो गया, टाइटल ट्रांसफ़र हो गई, कहानी ख़त्म, मेरे को पैसा मिल गया, मेरा काम ख़त्म। ये हो गया सेल। सेकंड में अपना है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र मतलब क्या हुआ कि मान लो कि
ये फैक्ट्री है मेरी इधर पे और ये मेरी डिपो है जहाँ से फर्दर सेल होने का है। तो ये फैक्ट्री से मैंने डिपो में ट्रांसफ़र किया है, तो ये भी सप्लाई की डिफिनेशन में आता है। इसके भी अपने आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन, है ना। इसको भी अपने आगे समझेंगे कि किस तरीके से इसमें जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी तक सिर्फ सप्लाई ही डिफिनेशन को कवर कर दी है, एक्चुअल में जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा ये हम लोग आगे जाके समझेंगे इसमें। फिर आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि एक्स है और ये वाई है, ये लैपटॉप बेचने का काम करता है, ठीक है, एक्स, और वाई इज़ द कस्टमर। अब ये जो लैपटॉप उसको मिला है वो बोल रहा है कि वाई मेरे से पुराना लैपटॉप भी ले लो एक, और वो चीज़ें मेरे को इनवॉइस में डिडक्ट करके दो, ठीक है। तो कंसिडरेशन में वाई क्या क्या दे रहा है, एक ओल्ड लैपटॉप दे रहा है जिसका आज के डेट में वैल्यू है 10,000 का, और वो कैश भी दे रहा है 20,000 का बैलेंस। तो यहाँ पे सेल तो हुआ टोटल 30,000 का और ये लैपटॉप हुआ, लेकिन इसको एक्सचेंज ऑफर के दाम पे हुआ कि हमने क्या किया, ओल्ड लैपटॉप भी दे दिया अपना जो 10,000 का वर्थ था और कैश भी दे दिया। ये क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ कि नया लैपटॉप के बदले ओल्ड लैपटॉप आप दे दिया। इसी को बोलते हैं एक्सचेंज। वो मोबाइल के केस में भी हो सकता है, एक नॉर्मल सा ट्रांजैक्शन है। अब आता है चाहे आप लीज़ ले लो, रेंट ले लो, लाइसेंस ले लो, डिस्पोजल ले लो, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए टर्म्स हैं, ठीक है। अगर कोई गुड्स है जो हम लोग रेंट पे दे रहे हैं, लीज़ पे दे रहे हैं, कि लाइसेंस पे दे दी, चलो कुछ टाइम के लिए तुम राइट टू यूज़ ले लो किसी एसेट के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन कोई गुड्स है वो डायरेक्ट डिस्पोज कर दिए, उसको सेल कर दिए, हो सकता है गिव अवे कर दिए यूज़ करने के लिए। जैसे मान लो कि पहले वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ होती थी, अचानक से वो अब क्या हुआ कि उसका कॉमर्शियल यूज़ ख़त्म हो गया, अब वो पर्सनल यूज़ में कन्वर्ट हो गई, तो भी उसको डिस्पोजल ही मानेंगे। तो वो होने से क्या हो रहा है कि सप्लाई होगा। अब आता है बार्टर। बार्टर का मतलब क्या हुआ, एक्स एक प्लॉट ऑफ लैंड सेल करता है वाई को, और वाई इसके बदले में क्या करता है, 10 ईयर्स का कंसल्टेंसी सर्विसेज उसको देता है। तो ये बार्टर सिस्टम हो गया कि काइंड में ही सब चीज़ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है। तो वो भी बार्टर में कवर करता। इसके बाद आता है कि कंसीडरेशन। कंसीडरेशन अपने बार बार मैं चिक चिक के बोल रही हूँ कि वो मनी भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है। और क्या होना चाहिए, तीसरा कंडीशन कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर होना चाहिए। जैसे कि इसका एग्जांपल है, ये कार डीलर है, ठीक है, और ये कस्टमर है। अगर मेरे को कस्टमर सेल करने आता है, कस्टमर मतलब जो पर्सनल यूज़ करता है इसको, ये कार का फर्दर सेल करने के लिए यूज़ नहीं कर रहा है इसको, कार को, ये अपना ओल्ड कार बेचने आएगा। जैसे मान लो इसमें एक और एग्जांपल हो सकता है कि ये ज्वेलरी शॉप है, इसमें कोई भी कस्टमर उठ के आ गया, बोल दिया कि मेरा पुराना ज्वेलरी है, मेरे को अभी पैसे का दरकार है, इसको बेचना है। तो ये क्या हुआ कि ये जो सप्लाई है, सप्लाई के हिसाब से अपने को सोचना है कि ये बिजनेस का इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है, वो सप्लाई के हिसाब से सोचना है। सप्लायर कौन है, यहाँ पे सप्लायर कस्टमर है। तो कस्टमर के हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे तो कस्टमर क्या ये फर्दर, ये जो अभी जो सेल कर रहा है, क्या इसका कोई बिजनेस है, ये नहीं। तो जब बिजनेस नहीं है ना, तब ये सप्लाई नहीं ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं होगी। वहीं पे ये एक्टर क्या करता है, एक तो एक्टिंग का अपना काम करते ही है, दूसरा ये क्या कर रहा है, पेंटिंग बना रहा है और उसको फिर बेच भी रहा है, तो बेचने का भी काम कर रहा है फर्दर, ठीक है। तो क्या ये अब यहाँ पे सेल ये जो करना है, क्या ये सप्लाई है, यस ये सप्लाई है। अब इस सेल के बाद हो सकता है कि ये उस सेल का पैसा चैरिटी में डाले या इस सेल का पैसा कहीं और डाले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई है। यहाँ पे जो पहले वाला एग्जाम्पल था, इसमें अगर ये कार डीलर इसको सप्लाई करता, तब अपना क्या होता, सप्लाई में जीएसटी अट्रैक्ट करता, ठीक है, और वहाँ पे जीएसटी लगता। बट यहाँ पे जब कस्टमर इज़ द सप्लायर, तो क्या ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, नहीं, तब यहाँ क्या हो जाएगा, सप्लाई नहीं होगा। ये सेकंड वाले एग्जाम्पल में भी इसे ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये एक्टर मेन काम इसका एक्टिंग करना है,
लेकिन ये साथों साथ पेंटिंग बना बना के बेचता भी है, तो मल्टी टास्किंग है ये बंदा। तो यहाँ पे ये जो अपना पेंटिंग बना के बेचने का काम है, ये भी यहाँ पे सप्लाई अट्रैक्ट करेगा, चाहे वॉट एवर बिज द पर्पज़, कि हमको इस सेल का पैसा चैरिटी के लिए डालना है या अपने पर्सनल यूज़ के लिए करना है, ठीक है, ये सप्लाई अट्रैक्ट करेगा। तो इसी के साथ आपका 7 का 1 का ए ख़त्म होता है। 7 का 1 का ए में 3 कंडीशंस आते हो कि गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई का मतलब है कि सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, एक्सचेंज, लाइसेंस सब होना चाहिए, कोई भी एक हो सकता है। फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन किस फॉर्मेट में हो सकता है? मनी भी, काइंड भी, एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, तभी जाके उसको सप्लाई ट्रीट करेंगे। लेकिन हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे कि अगर मान लो विदाउट कंसिडरेशन कोई सप्लाई है, तब भी कुछ कुछ सिनेरियोज़ पे अपने देखेंगे कि उसको सप्लाई ट्रीट किया गया है। वो कहाँ पे दिया हुआ है? शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 या उसका सेकेंड नाम बोलेंगे 7 का 1 का सी, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और उसका भी सबसेक्शन सी। या फिर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, इसका जो है एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर अपने इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, तो वो अपने कवर किया हुआ है 7 का 1 का बी में, जहाँ पे बोला गया है कि अगर वो विद बिजनेस है या विदाउट बिजनेस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर अपने कंसिडरेशन ले रहे हैं तो यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस को सप्लाई मान लिया जाता है, इसमें जीएसटी लग जाता है। फिर इस पूरे का भी एक्सेप्शन है जो शेड्यूल 3 में दिया हुआ है कि ना वो गुड्स है ना वो सर्विसेज है, वो डिफिनेशन में आता ही नहीं है। तो वो चीज़ें अपनी लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। अब सबसे पहले 7 का 1 का बी कवर कर लेते हैं, जिसमें अपने देख रहे हैं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, चाहे विद इन द बिजनेस हो विदाउट द बिजनेस हो, तो वो कवर हो जाता है यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अपना सप्लाई पे। जैसे कि एक्स इंडिया का आदमी है और वाई यूएसए का आदमी है, ठीक है, ये क्या कर रहा है कि ये यूएसए वाला बंदा आर्किटेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब ये वाई जब एक्स को सर्विसेज दे रहा है, मतलब यूएसए से सर्विसेज आ रही है इंडिया में, तो इंपोर्ट तो हो ही गया। अब इसके लिए वो कंसिडरेशन चार्ज करता है। अब ये क्या कर रहा है? उसको पर्सनल यूज़ कर रहा है, तो क्या वो बिजनेस यूज़ कर रहा है? नहीं। लेकिन तो यहाँ पे बिजनेस यूज़ नहीं है, क्या वो कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है? यस। तो ये क्या हो जाएगा? 7 का 1 का बी में कवर हो जाएगा। यानी कि विद इन द बिजनेस हो कि विदाउट द बिजनेस हो, आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, विद कंसिडरेशन किया, तो आपको क्या हो जाएगा? 7 का बी में कवर होकर सप्लाई के डिफिनेशन में आ जाएगा। यहाँ पे जीएसटी आपको लग जाएगा। और ये जीएसटी कौन सी होती है? ये अपने आरसीएम में पे करते हैं, ये अपने आगे जाके कवर करेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर में। इसके बाद सेकंड केस क्या है कि एक्स इंडिया का आदमी है और यूएसए में उसके चिल्ड्रन बैठे हुए हैं, यानी कि रिलेटिव है, ठीक है। फिर ये इसको कंसिडरेशन भी चार्ज कर रहा है, ये आर्किटेक्ट सर्विसेज लेने के लिए, और ये उसका कॉमर्शियल यूज़ करने वाला है। तो ये बिजनेस भी है, कंसिडरेशन भी है। यहाँ पे रिलेटिव है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है ना भैया, तो ये 7 का 1 का बी अपने को जाके देखना है। जब भी कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, चुपचाप से जाके वहाँ पे क्या करना है? जीएसटी लगा के आना है। अगर कंसिडरेशन चार्ज है, विदाउट कंसिडरेशन है, तो अपने 7 का 1 का सी में उसको जाके देखेंगे। लेकिन पहले कंडीशन क्या देखना है कि अगर कंसिडरेशन है तो 7 का 1 का बी में वो कवर करेगा, या तो 7 का 1 का ए में वो कवर करेगा। अगर वो बिजनेस है तो 7 का 1 का ए में ही कवर हो जाएगा। अगर वो विदाउट बिजनेस है तो 7 का 1 का बी में कवर हो जाएगा। सिंपल है। ये सारा अपने अभी कॉपी से ही कवर कर लिए, ये सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। ये तो 1 बाय 1 जो अपने पढ़ेंगे वही चीज़ दिया हुआ ओवरव्यू। ये सब कुछ जो एक एग्जाम्पल इधर दिया हुआ है वो सब कुछ वहाँ पे कवर हो गया, एकदम तुरंत कवर हो गया। और आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा सब चीज़। यस। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में देखनी है। ये 3 छोटा छोटा क्लैरिफिकेशन आया हुआ है, सर्कुलर से समझ लो। तो
एक डोनेशन के ऊपर है, एक आर्ट वर्क के ऊपर है और एक नो क्लेम बोनस है। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ी देखनी है कि जैसे मान लो कि मैंने कहीं पे चैरिटी पर्पस के चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जाके बेंचेस डोनेट किए हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। तो मैंने क्या किया है, ये बेंचेस डोनेट किया है। ठीक है, अब इस बेंच में क्या हो रहा है ना, सिर्फ लिखा हुआ है कि गुड विशेस बाय या फ्रॉम मिस भूमिका, बस इतना लिखा हुआ है इस बेंच में और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये आपको लग रहा है क्या कि चैरिटी वाला है? सॉरी, ये आपको लग रहा है कि क्या कोई एडवर्टीजमेंट है? नहीं। लेकिन यही इस बेंच में अपने क्या कर रहे हैं, डोनेटेड बाई मिस भूमिका, है ना, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं रन यूट्यूब चैनल इन नेम ऑफ भूमिका सीए। अब लग रहा है आपको कि ये चैरिटी ये एडवर्टीजमेंट है? यस, कहीं ना कहीं मेरे चैनल का प्रमोशन हो रहा है उस बेंच के यूज़ से, तो वहाँ पे जीएसटी अट्रैक्ट करेगी। बट जहाँ पे पहला वाला केस, जहाँ पे सिर्फ बेंच में मेरा नाम लिखा गया था कि डोनेटेड बाय मिस भूमिका, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। भूमिका तो हज़ारों भूमिका है, बट वहाँ पे स्पेसिफिक जब लिख देना कि भाई इसका ये चैनल है, इसका ये प्रमोशन करवाया जा रहा है, तो वो एक एडवर्टीजमेंट का पार्ट ले लेता है, वहाँ पे जीएसटी लग जाती है। यही चीज़ को यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। तो जब गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण है तो चैरिटी है, सिर्फ सिंपल चैरिटी है। फिर डोनेटेड बाय मिस्टर इतना इन द नेम ऑफ, इन द मेमोरी ऑफ हर फादर, ये नॉर्मल है। तो ये 3 अगर कंडीशंस मेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि 3 कंडीशंस मेट करने चाहिए जहाँ पे आपको जीएसटी नहीं लगाना है। कब? जब गिफ्ट और डोनेशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जाना चाहिए। दूसरा, पेमेंट हैज़ द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट या डोनेशन का कैरेक्टर है। तीसरा, पर्पस फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए, यानी कि इससे कोई कॉमर्शियल गेन नहीं होना चाहिए, कोई एडवर्टीजमेंट टाइप का सीन नहीं होना चाहिए। तब जाके क्या होगा कि यहाँ पे ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगती है। अब अपने मूविंग फॉरवर्ड करते हैं। सेकंड जो है वो अपना आर्ट वर्क के बारे में आपको समझना है कि एक आर्टिस्ट क्या करता है। इस टाइप से गैलरी है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ एग्जीबिशन लगता है। तो जब गैलरी में दिया हुआ है अपना आर्ट वर्क, आर्टिस्ट ने दिया है, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, मतलब मैंने आर्ट वर्क दिया है, वहाँ पे एग्जीबिशन में सजाया जा रहा है, कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया जा रहा है, तो इन सच केस में कोई जीएसटी लगेगा नहीं। अगर इसमें भी कंसिडरेशन होता तब जीएसटी लगता, ठीक है। बट वहीं पे एक्चुअल में वो जो एग्जीबिशन है वहाँ से अगर वो सेल हो गया, ठीक है, तब वहाँ जाके नॉर्मल जो सप्लाई ट्रीट करेंगे और वहाँ पे जीएसटी चार्ज कर लेंगे। बट जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है वहाँ पे जीएसटी अट्रैक्ट नहीं करता है। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एक नॉर्मल सा चीज़ है जो अपने रेगुलर भी देखते हैं कि फ़र्स्ट प्रीमियम वो जब चार्ज करती है तो मान लो हाई प्राइस चार्ज करेगी 20,000 की, 30,000 की, कुछ भी एग्जांपल है यहाँ पे 20,000। लेकिन सेकेंड टाइम से मान लेती है फर्स्ट प्रीमियम जो अपने पे किए हैं वो 5 सालों के लिए पे किए हैं। इस 5 साल में अपने कोई क्लेम किए ही नहीं है, अब फर्दर मेरे को रिन्यू करवाना है, तो रिन्यू करने का जो प्रीमियम है उसमें वो लोग 5,000 का डिस्काउंट दे देती है, बोलती है कि अब आपको सिर्फ 15,000 ही पे करना पड़ेगा, पूरा 20,000 पे नहीं करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं नो क्लेम बोनस, ठीक है। आपने कोई क्लेम नहीं किया इसलिए आपको मैं बोनस दे रहा हूँ। बोनस मतलब एक डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे इसको जीएसटी अट्रैक्ट होता है? नहीं। इसको एक इंडिपेंडेंट समझना है कि ये 20,000 इंडिपेंडेंट है, ये 15,000 इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन द कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मैंने समझा ही दिया है इसको, कॉपी के एग्जांपल से। फिर बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड करता है? बिजनेस मतलब कोई भी अपने ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर करना, प्रोफेशन करना, ठीक है, अपना एक कंसल्टेंसी फर्म है, तो ये भी बिजनेस है। तो इसके साथ कुछ ना कुछ एंसिलरी या इंसिडेंटल सर्विसेज भी इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि अपने लैपटॉप का सप्लाई करते हैं, उसके साथ साथ बैग एक आता है किट के साथ कि उसका इस टाइप का स्प्रे बॉटल रहता है, फिर वो ब्रशेज़ रहेंगे, ऐसे पोंछने वाले कपड़े रहेंगे साथ में,
तो ये एंसिलरी सर्विसेज है, साथ में एंसिलरी गुड्स भी दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो उस पर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। या कोई भी एक्टिविटी ऑफ सेम नेचर की, इवन इफ वो वॉल्यूम पे होना, फ्रीक्वेंसी में होना ज़रूरी नहीं है। अब जैसे जो रियल स्टेट में होगा तो क्या उसका एक महीने में हज़ारों करोड़ों प्लॉट ऑफ लैंड बिकता होगा या हज़ारों करोड़ों घर बिकते होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी, जितने बड़ा धंधा उतना फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी या वॉल्यूम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ये धंधा होना चाहिए। फिर आता है सप्लाई एक्विजिशन ऑफ गुड्स, चाहे आपने कैपिटल गुड्स खरीदा है, चाहे आपने सर्विसेज खरीदा है, तो गुड्स मतलब कैपिटल गुड्स भी यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। चाहे कमेंसमेंट में खरीदा हो, क्लोजर ऑफ बिजनेस में खरीदा हो, तो वो भी इसमें इंक्लूड करता है बिजनेस में। इसके बाद आपने क्या किया है, क्लब या एसोसिएशंस है कोई, और अपने मेंबर से कुछ फीस चार्ज किए हैं, और तब आपने उस क्लब का उसको मेंबरशिप दिया है कि अब आप एक्सेस ले सकते हो, तो वो भी आ जाएगा बिजनेस के अंदर, जो वो कंसिडरेशन चार्ज किया हुआ है। फिर एंट्री टू द प्रीमाइस में अपने कोई फ़ीस चार्ज किए, कोई एक अमाउंट चार्ज किए, जैसे अपने नॉर्मल देखते कि सिनेमा हॉल जाना है, कोई मूवी टिकट्स है, तो वो मूवी टिकट का जो प्राइस अपने पे करते हैं, वो पे करते हैं तब जाके वो सिनेमा हॉल के अंदर आपको घुसने देगा, आपको मूवी का एक्सेस मिलेगा तब जाके। या कोई पार्क है, वाटर पार्क हो गया, नॉर्मल कोई पार्क हो गया, तो उसमें स्टार्टिंग में वो गेट के सामने खड़ा रहता है एक आदमी के, वो एंट्री का टिकट्स काटता है और आपको पेमेंट वहीं पे देना पड़ता है, एंट्री तभी मिलती है आपको। तो एडमिशन टू एनी प्रीमाइस तभी मिलता है जब आप पैसा देते हो, तो वो जो कंसिडरेशन आपने दिया है वो भी बिजनेस के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर आपका रेस क्लब भी आ जाता है इंक्लूड। रेस क्लब में आपने टोटलाइज़र का सर्विस दिया है, बुक मेकर का सर्विस दिया है, ठीक है, तो वो आ जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट अगर एज अ पब्लिक अथॉरिटी आपके लिए काम कर रही है तो वो भी बिजनेस में आ जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सारे एग्जांपल्स मैंने स्टार्टिंग में कवर कर दिए, ठीक है। यहाँ पे रेस क्लब में देखो, टोटलाइज़र का अगर आपने काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे सर्विस में इंक्लूड हो जाता है। अब आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये भी मैंने कॉपी से ही कवर कर दी, ये जो अपने अभी पढ़े यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर जो इतना अच्छा एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे फ्रेम किया, ये इसी से कवर हो गया, ठीक है। आप इसमें देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कॉपी नोट से ही कवर किया है। अब आता है शेड्यूल 1 पे। शेड्यूल 1 बोलता क्या है कि इसको आपको सप्लाई ट्रीट करना है, इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन है तो भी आपको यहाँ पे सप्लाई मानना है। और ये कवर क्या करता है, 7 का 1 का सी यहाँ पे सेक्शन इसमें कवर होता है। तो इसमें सबसे पहला पैरा 1 इस टाइप से इसको पढ़ने का कि पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1, पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1, इस टाइप से, ठीक है। तो पैरा 1 क्या बोलता है शेड्यूल 1 का, कि आपने परमानेंट डिस्पोजल किया है, परमानेंट ट्रांसफ़र किया है, परमानेंट डिस्पोजल किया है बिजनेस एसेट का, जहाँ पे आपने आईटीसी भी लिया है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि आपने आईटीसी लिया होना चाहिए, टेकन। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बुक किया है और अवेल नहीं किया अभी तक, वो कवर नहीं करेगा, ठीक है। या तो वो ब्लॉक क्रेडिट वाला आईटीसी है, वो भी कवर नहीं करेगा। तो आपको आईटीसी एक्चुअल में आपने लिया हुआ है, फिर परमानेंट ट्रांसफ़र होना चाहिए, टेम्पररी ट्रांसफ़र नहीं चलेगा, ठीक है। और बिजनेस एसेट होना चाहिए। अब इसमें क्या हो रहा है कि अपना ये बिजनेस एसेट था, आपने 10,000 का फ़ोन खरीदा था 18% जीएसटी पे करके, यानी कि 10,000 का 18% यानी कि 1800 रुपये पे किया था आपने जीएसटी, और इसका आईटीसी पहले ही आपने ले लिया है, और अब जाके आप इसको सेल कर रहे हो, ठीक है। तो सेल करने के टाइम
आपने कंसिडरेशन चार्ज किया 9,000, तो जब कंसिडरेशन चार्ज किया उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपने भैया ये बिज़नेस एसेट है, मेरा धंधे का काम है, मैंने सप्लाई किया, मैंने कोई गुड्स ख़रीदा, फिर मैंने उसको सेल किया है, तो अगर मैंने कोई कंसिडरेशन चार्ज किया है तो वो तो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बोलता कि ये पर्सनल है भाई, पर्सनल यूज़ है, ठीक है, ये बंदा कस्टमर का रूप लेता है और वो हम लोग से ये अमाउंट चार्ज कर रहा है, तो ये सप्लाई की डेफिनेशन में आता है, लेकिन ये इसमें जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होती, ये आपको ध्यान से रखना है। पर्सनल यूज़ नहीं होना चाहिए, तो वो 7 का 1 का ए में फिर कवर होता। लेकिन जहाँ पे आपने कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया तब आप 7 का 1 का सी के हिसाब से सोचो, क्या ये बिजनेस एसेट है? यस, ये बिजनेस एसेट है। क्या आपने आईटीसी लिया है? तो यस, आपने आईटीसी टेकन दिख रहा है, और कंसिडरेशन भी नहीं है, और ये परमानेंट ट्रांसफ़र है कहीं ना कहीं, तो ये क्या हो जाएगा? सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा, यहाँ पे जीएसटी अट्रैक्ट करेगी। इसी में ये दो सिनेरियो कवर नहीं करते, आपको ध्यान में रखना, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आपने बुक तो किया है लेकिन अवेल नहीं किया, या फिर वो एलिजिबल आईटीसी है और आपने अवेल नहीं किया अभी तक, तो ये चीज़ें कवर नहीं होती है। एक्चुअल में आपको आईटीसी लेना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पे कवर होगी। फिर आता है कि एक सप्लाई है, सेकेंड पैरा, ये आपने सप्लाई किया है, डिस्टिंक्ट इंसान को दिया है या तो रिलेटिव पर्सन्स को सप्लाई किया है, विदाउट कंसिडरेशन है, ठीक है, और ये धंधे का काम है, अपना बिजनेस के अंदर सप्लाई किया है जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं चार्ज किया है, तो क्या हो जाएगा? ये भी सप्लाई ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पे जीएसटी चार्ज होगा। आपको यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो वो अपने वैल्यू वाले चैप्टर में देखेंगे कि इसका वैल्यू कैसे निकलता है, जहाँ पे कोई कंसिडरेशन ही चार्ज नहीं किया हुआ है। तो मार्केट की बेसिस में निकलता है कि सिमिलर कंपनी कितना चार्ज करती है, नॉर्मली कोई गुड्स का ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है तो कितना चार्ज होता है, तो इस बेसिस में निकाला जाएगा, तो वो अपने वैल्यू वाले चैप्टर में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे वैल्यू निकाल के उसमें जीएसटी चार्ज होगी, ये आपको बात ध्यान से रखना है। अब इसमें दो चीज़ें निकल के आती है, एक आता है डिस्टिंक्ट पर्सन और एक आता है अपना रिलेटिव, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, वो आपको मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी। इसके बाद इसमें एक्सेप्शन भी है कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट होता है कि मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ, आपने मेरे को सैलरी दिया, परचेसेस दिया, ठीक है, तो वो यहाँ पे जीएसटी की परव्यू के बाहर है। ये चीज़ आपको ध्यान से सुनना है कि जो उसको सैलरी वाला पार्ट मिलता है, जो उसको परचेसेस वाला पार्ट मिलता है, जो वो एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट है, वो बाहर है। बट अगर मैंने कोई गिफ्ट दिया है एज अ एम्प्लॉयर, आपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है और वो इन अ ईयर 50,000 से कम का वैल्यू है या उसके बराबर तक का वैल्यू है, तब तो चलेगा, यहाँ पे कोई सप्लाई ट्रीट नहीं होगा, वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगी। बट जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में गिफ्ट देने का बात हुआ है और वो 51,000 हो गया, यानी कि 50,000 को क्रॉस अगर आपने किया है, 50,000 एक रुपये भी हो गया, तो भी ये सप्लाई ट्रीट हो जाएगा, यहाँ पे ये जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा। और ये जीएसटी कौन बियर करता है, ये भी अपने आगे जाके देखेंगे कि आरसीएम में बियर होगा, यानी कि कंपनी ही बियर करेगी, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जो आपको समझना है। सबसे पहले मैं समझाती हूँ कि ये जो डिस्टिंक्ट पर्सन है वो क्या है। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब है कि कोई भी पर्सन वो क्या है, डिफरेंट स्टेट है तो आपको डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेना है। हो सकता है कि आपका हेड ऑफिस दिल्ली में है और आपका जो ब्रांच है वो आपका पंजाब में है, तो आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका वो टर्नओवर वाली लिमिट क्रॉस करती है तो आपको लेना है, ठीक है। बट वहाँ पे एक्सेप्शन है कि अगर आपने, मान लो कि आपका हेड ऑफिस है और आपका ब्रांच है, ठीक है, और ब्रांच में आपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो, जैसे कि आप अल्कोहल बेचते हो, तो वो तो जीएसटी की परव्यू से बाहर हो जाता है, तो उन से केस में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है कि दिल्ली में अपनी हेड ऑफिस है और यही दिल्ली में ही अंदर में ही अपना ब्रांच है, दिल्ली में अपना है, तो क्या अब सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा कि डबल लेना पड़ेगा? सिंगल से काम चल जाएगा, ठीक है।
बस प्लेस ऑफ सप्लाई में वहाँ पे ऐड कर देंगे कि येस ये मेरा ब्रांच है, ये मेरा हेड ऑफिस है। वहाँ पे ऑप्शन आता है जीएसटी के पोर्टल पे, वो अपने ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये लोग महाशय लोग क्या किए हैं कि ब्रांच में एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिए ब्रांच के लिए, और हेड ऑफिस के लिए अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जब भी इन दोनों के बीच में स्टॉक ट्रांसफ़र होंगी, ठीक है, चाहे आपने कंसिडरेशन चार्ज किया हो नहीं किया हो, आपका क्या हो जाएगा, ये सप्लाई ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पे आपका जीएसटी लग जाएगा। सेकंड केस, दिल्ली हेड ऑफिस है, अब मेरा वेस्ट बंगाल ब्रांच है, तो सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से आपको यहाँ पे दोनों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग लेना पड़ेगा। तो इन सच केस में जब भी इन दोनों के बीच में स्टॉक ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, तो ये ऑल द टाइम सप्लाई को अट्रैक्ट करेगा, चाहे आपने कंसिडरेशन चार्ज किया है नहीं चार्ज किया है। नहीं चार्ज करोगे यहाँ पे कवर हो जाओगे, चार्ज करोगे 7 का 1 का ए में कवर हो जाओगे, सिंपल एकदम। कंसिडरेशन चार्ज नहीं है तभी जाके 7 का 1 का सी देखना। इंपोर्ट वाले केस में क्या देखना है, बिजनेस नहीं है तो 7 का 1 का बी देखना है। इंपोर्ट वाले केस में बिजनेस है तब 7 का 1 का ए के हिसाब से देखना है, या 7 का 1 का सी के हिसाब से भी देखना है। ये अपने अभी देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद थर्ड केस कैसा है कि दिल्ली अपनी हेड ऑफिस है, यहाँ पे अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं, और पंजाब में अपना ब्रांच है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में भी अपना ब्रांच है। यहाँ पे मेरे पास स्टॉक पड़े हुए हैं, अब यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वेस्ट बंगाल पे भी और पंजाब में भी। पंजाब में अपने स्टॉक कौन सा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अल्कोहल का, वो अल्कोहल जो जीएसटी की परव्यू के बाहर है, यानी कि नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है। वो सप्लाई तो है लेकिन नॉन टैक्सेबल है, तो क्या उसमें जीएसटी अट्रैक्ट होगी, नहीं अट्रैक्ट होगी। जब जीएसटी ही अट्रैक्ट नहीं होगी तो ये यहाँ से ये बंदा जब अल्कोहल बेचेगा तो उससे तो जीएसटी अट्रैक्शन आता ही नहीं है, तो नॉन टैक्सेबल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है पंजाब में। तो इन दोनों के बीच में जो सप्लाई हो रहा है वो जीएसटी की परव्यू से बाहर है, यानी कि पंजाब को रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे अपने कुछ नहीं करेंगे। बट वहीं वेस्ट बंगाल वाले केस में यहाँ पे जब डिफरेंट स्टेट हो जाता है तो यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगेगा, और ये टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई है, तो इन दोनों के बीच में जो स्टॉक ट्रांसफ़र है वो तो सप्लाई भी अट्रैक्ट करेगा इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन है, और वहाँ पे जीएसटी लगेगा। वहीं पे एक और नेक्स्ट केस, दिल्ली अपना हेड ऑफिस है और वही दिल्ली में अपना ब्रांच है। इससे पहले वाले केस में अपने क्या बोले कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग लिया हुआ है, लेकिन इस केस में क्या है कि सिंगल रजिस्ट्रेशन है। क्या अब मैंने जो स्टॉक ट्रांसफ़र किया है क्या अब भी ये सप्लाई का नाम लेगा, क्या अब भी यहाँ पे जीएसटी अट्रैक्ट करेगी, बोला नहीं। अब यहाँ पे ठीक है ये चलेगा, ये भले डिस्टिंक्ट पर्सन है बट यहाँ पे सप्लाई अट्रैक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे जीएसटी अट्रैक्ट नहीं करेगी। अब वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला केस, जहाँ पे मान लो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में सैलरी दिया जा रहा है, परकेसेस दिया जा रहा है, 50,000 से ज़्यादा का दिया जा रहा है, तो जब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में कुछ दिया जा रहा है पैसा और उसके बदले में एम्प्लॉय अपने को सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो वाला शेड्यूल 3 में कवर होता है जिसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगती है। बट वहीं पे शेड्यूल 3 का मतलब क्या हुआ कि ना वो गुड्स है ना वो सर्विसेज है। बट वहीं पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में मान लो कि एम्प्लॉयर ने इसको 1 लाख का बाइक गिफ्ट में किया इन अ ईयर, तो अपने क्या देख रहे हैं कि 50,000 का वैल्यू गुड्स से ऊपर हो जा रहा है, तो इन सच केस में जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगी और एम्प्लॉयर यहाँ पे आरसीएम में जीएसटी जमा करेगा। अब अपने पढ़ते हैं कि रिलेटिव वाला डेफिनेशन, ठीक है, कि कौन कौन रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है। ये सारा चीज़ मैंने कॉपी नोट से कवर कर दिया, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि रिलेटिव अपना कौन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो बंदा मेरा ऑफिसर है, मेरा डायरेक्टर है, फिर जो मेरे पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक दूसरे से रिलेटिव माने जाएंगे। फिर कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली होल्ड करा है, मेरा 25% से ज़्यादा बराबर का वोटिंग है, 25% आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। या तो फिर
सच परसेंट टुगेदर्स मिला के होल्ड कर रहे हैं, मतलब 2-3 जन मिल के होल्ड कर रहे हैं 25% ज़्यादा परसेंट, या वन ऑफ देम उसको कंट्रोल करे। जैसे कि मान लो एक्स है, अब एक्स में एक्स लिमिटेड है, अब एक्स लिमिटेड में एक बंदा है एक्स जो वहाँ का मैनेजर है, मैनेजर लेवल पे है, और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। कोई एक वाई लिमिटेड उसको कंट्रोल कर रही है, तो वाई भी लिमिटेड यहाँ पे रिलेटेड है और एक्स भी रिलेटेड है एक्स के लिए, एक्स लिमिटेड के लिए। या तो जो फैमिली डिफिनेशन में कवर होता है, और आपको एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर तो आएगा, लेकिन कौन सा वाला, सोल वाला, कि मेरी कंपनी में कोई एक सिंगल ही सोल ही एजेंट है, ठीक है, या सोल डिस्ट्रीब्यूटर है जो मेरे को सामान डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, अकेला आदमी है वो, तब जाके वो हमारे रिलेटिव के डिफिनेशन में आएगा। फिर अपना कवर होता है डिस्टिंक्ट पर्सन, तो अपने कवर कर ही लिए। अब अपना थर्ड केस है प्रिंसिपल एजेंट वाला केस, और तो कुछ बच नहीं रहा। यस, एवरीथिंग इज कवर्ड। अब अपना प्रिंसिपल एजेंट वाला केस, ये पैरा 3 में कब कवर होता है, शेड्यूल 1 के पैरा 3 में। जब इसका मेन हाईलाइट केस क्या है, पहले भी मैंने बताया कि मेन हाईलाइट केस है इनवॉइस। इनवॉइस किसके नाम पे बनाए, प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स दे रहा है, एजेंट जाके कस्टमर को बेच रहा है, एजेंट को इस बीच में कमीशन मिलता है। अब ये जो एजेंट ने कस्टमर को बेचा, ये इनवॉइस किसके नाम पे बनाया, हो सकता है कि इनवॉइस इसने प्रिंसिपल के ही नाम पे बना दिया। तो यहाँ का मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल ने डायरेक्ट कस्टमर को सेल किया है, और एजेंट इसमें क्या करेगा, अपना जो कमीशन उसने चार्ज किया वही इसका टर्नओवर का कहानी हो जाएगा। यहाँ पे शेड्यूल 1 अट्रैक्ट नहीं होगा, या 7 का 1 का सी अट्रैक्ट नहीं होगा। बट वहीं पे यही एजेंट अगर अपने नाम पे इनवॉइस बनाता है जब वो कस्टमर को सेल कर रहा है गुड्स, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये वाला चीज़ आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि इनवॉइस किसके नाम पे, अगर वो एजेंट के नाम पे बन रहा है तो इन सच अ केस में 7 का 1 का सी अट्रैक्ट होगा, या फिर शेड्यूल 1 अट्रैक्ट होगा, पैरा 3 अट्रैक्ट होगा उसका, कि आपको यहाँ पे इस चीज़ का कवरेज लेना है। तो क्या माना जाएगा कि ये जो प्रिंसिपल एजेंट है ना, ये विदाउट कंसिडरेशन जो इसने स्टॉक ट्रांसफ़र किया है, हाँ, तो इसको भी मान लिया जाएगा कि ये सप्लाई है, ठीक है। इस केस में क्या माना जाएगा कि ये जीएसटी लग जाएगा शेड्यूल 1 में कवर होते हुए, और यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने पहले सप्लाई किया एजेंट को, और फिर एजेंट ने सप्लाई किया कस्टमर को। लेकिन ये वाला केस में क्या माना जाएगा कि नॉर्मल है, जीएसटी जैसे लगती है वैसी 7 का 1 का ए में कवर है, कि प्रिंसिपल ने सप्लाई किया है यहाँ पे गुड्स जो है वो कस्टमर को सप्लाई किया है, तो यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन प्रिंसिपल करेगा, प्रिंसिपल जाके जैसे पेमेंट करता है नॉर्मल एफसीएम में वैसे पे करेगा। अब आता है बात डेल क्रेडिट एजेंट कौन होता है। एक नॉर्मल इंसान है जो नॉर्मली एक एजेंट जो कहानी करता है वही करता है कि उसके बिहाफ में, प्रिंसिपल के बिहाफ में गुड्स को डिलीवर करवाना कस्टमर तक, या फिर गुड्स को उठा के रिसीव करना कस्टमर अपने प्रिंसिपल के लिए। तो वो ये जो डेल क्रेडिट एजेंट है वो भी यही काम करता है, इंक्लूडिंग एक और चीज़ करता है कि अगर मान लो कि वो जो गुड्स ये लोग बेच रहे हैं एजेंट के द्वारा, तो एजेंट यहाँ पे गारंटी देता है कि अगर वो कस्टमर आपको पेमेंट नहीं करेगा ना तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ये आपका गारंटी का काम भी करता है, इसलिए जनरली इसका कमीशन क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पे गारंटी का भी काम करता है, और एक एजेंट जो नॉर्मल काम करता है वो भी करता है। बाकी सेम स्टोरी है, अगर इसने इनवॉइस अपने नाम पे चार्ज किया है तो फिर यहाँ पे ये कवर होगा, यहाँ पे अदरवाइज वो कहाँ पे कवर होगा, 7 का 1 का ए में। बस यहाँ पे इंटरेस्ट का एलिमेंट थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल वाइज ये प्रिंसिपल है, ये डेल क्रेडिट एजेंट है, और ये अपना कस्टमर है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ने सप्लाई किया गुड्स को, और ये डेल क्रेडिट एजेंट क्या कर रहा है, यही गुड्स का सप्लाई कर रहा है कस्टमर को। कोई XYZ एक अमाउंट है, अब ये कस्टमर अभी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा,
कि डेल क्रेडिट एजेंट तो गारंटी दिया हुआ था, तो अभी डेल क्रेडिट एजेंट इनका पेमेंट कर देगा। अब कस्टमर को बोलेगा कि ए कस्टमर, तुम्हारा पेमेंट तो हम कर दिए, कहीं ना कहीं ये डीम्ड मान लिया जाएगा कि तुमने मेरे से लोन लिया है, तो अब तुम मेरे को इंटरेस्ट के साथ चुकाओगे। तो ये जब कलेक्शन करेगा कस्टमर से, तो ये इंटरेस्ट के साथ इसका कलेक्शन करेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पहले इन्वॉइस किसके नाम पे है। अगर ये जो इन्वॉइस चार्ज करा है इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल है, मतलब 7 का 1 का सी अट्रैक्ट नहीं कर रहा, शेड्यूल 1 अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे नॉर्मल सप्लाई है, 7 का 1 का ए वाला सप्लाई है, यानी कि प्रिंसिपल ने सप्लाई किया कस्टमर को। तो क्या ये जो अब यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स है, इसके वैल्यू में क्या क्या जुड़ेगा। एक तो सप्लाई ऑफ गुड्स जो इसने यहाँ पे किया, ये जो पेमेंट उसको मिल रहा है वो वाला, और क्या इसमें इंटरेस्ट भी आ जाएगा। नहीं, इंटरेस्ट जनरली एग्जेम्प्ट माना जाता है, ठीक है। लोन देना करना, उसका इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करना, ये सब एग्जेम्प्ट माना जाता है, यानी कि ये वैल्यू ऑफ अपने गुड्स में कवर नहीं करेगा। वहीं पे सेकेंड केस, ये प्रिंसिपल है, ये डेल क्रेडिट एजेंट है, ये कस्टमर है। इस बार क्या हो रहा है, इनवॉइस अपने नाम पे ये चार्ज कर रहा है, डेल क्रेडिटर एजेंट अपने नाम पे चार्ज कर रहा है इनवॉइस। तो ये 7 का 1 का सी में अट्रैक्ट हो गया, ये शेड्यूल 1 में अट्रैक्ट हो गया। अब क्या होगा कि ये कस्टमर फिर से पेमेंट नहीं दे रहा है, हम इसको पेमेंट दे दिए, तो ये डीम्ड लोन मान लिया जाता है और ये इंटरेस्ट के साथ इससे पैसा लेगा। तो अब इस बार में सप्लाई ऑफ गुड्स का जो वैल्यू है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। एक तो ये जो वैल्यू जो पेमेंट किया जा रहा है वो, और दूसरा ये इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि ये खुद में एक इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं है, ये वाला जो है ये इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं है। पहले वाला केस जो ऊपर था उसमें हम लोग देख रहे थे कि एक तो जो गुड्स का सप्लाई हुआ एक इंडिपेंडेंट सप्लाई है, और ये जो इन दोनों के बीच में कहानी है, लोन का आदान प्रदान करना और उसके साथ इंटरेस्ट चार्ज करना, ये एक अलग सप्लाई है। इसमें ये खुद में अकेले में एग्जेम्प्ट है, बट जब ये सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ मर्ज हो जा रहा है, तो इन सच केस में इंटरेस्ट वो पार्ट बनेगा, सप्लाई ऑफ जो गुड्स किए हैं उसका पार्ट बनेगा यहाँ पे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट एलिमेंट वाला चीज़, ठीक है। इसके बाद पैरा 4 इज द इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। पहले एक बार देख लेते हैं, बुक में सब कुछ कवर हो गया। हाँ, ये सब कुछ नोट से कवर हो गया अपना। ये वो डेल क्रेडिट कमीशन, ये पेमेंट का गारंटी देता है अपने को। इसमें बस वही चीज़ आपको ध्यान में रखना था कि वो इंटरेस्ट एलिमेंट वाला पार्ट, ठीक है। बाकी एजेंट के जैसा ही है, और इसका एक बेस्ट क्वेश्चन बना हुआ है कि मिस्टर हैंडसम डेल क्रेडिट कमीशन ऑफ चार्ज लिमिटेड का डेल क्रेडिट एजेंट है, अपना डेल क्रेडिट एजेंट है, वो एग्री कर रहा है और टू रेज इनवॉइस इन हिज ओन नेम। जब अपने नाम पे है तो 7 का 1 का सी यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया। अब अपने शेड्यूल 1 पैरा 3 के हिसाब से अपने इसको देखेंगे क्या हो रहा है इधर, कि सेल ऑफ गुड्स जो उसने किया है डेल क्रेडिट कैपेसिटी में, एजेंट कैपेसिटी में, वो 2,80,000 इसका वैल्यू, और उसने इंटरेस्ट अर्न किया है 20,000 का, और उसने कमीशन भी चार्ज किया है 30,000 का। तो उसके टर्नओवर में तो तीनों पार्ट आ जाएंगे, इंटरेस्ट भी, कमीशन भी, और उसके साथ साथ ये जो 2,80,000 है उसने कस्टमर से फिर लिया भी होगा पेमेंट करने के बाद, तो ये तीनों चीज़ आ जाएंगे वैल्यू ऑफ, ठीक है, उसके टर्नओवर पे। तो यहाँ पे जो है बोल रहा है कि आपका वैल्यू ऑफ गुड्स का वैल्यू बताइए और वैल्यू ऑफ सप्लाई भी बताइए, ऑफ एजेंट सर्विसेज जो आपने दिया है वो भी बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा, एक तो 2,80,000 प्लस 20,000 यहाँ पे जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने नाम पे यानी कि 7 का 1 का सी अट्रैक्ट कर रहा है, शेड्यूल 1 अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे ये वैल्यू ऑफ गुड्स का वैल्यू हो जाएगा 2,80,000 प्लस 20,000 यानी कि 3 लाख, और बाकी सप्लाई का जो है, सर्विसेज का जो है वो तो वैल्यू हो जाएगा 30,000 जो उसका कमीशन चार्ज हुआ है, इसलिए सी इज द आंसर, ठीक है। अब अपना पैरा 4 है ऑफ शेड्यूल 1 का, वो अपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है लेकिन विदाउट कंसिडरेशन है, तब आपको कहाँ पे आना है, यहाँ पे।
इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का एक समेशन है, ठीक है, वो बुक में दिया हुआ है, वही चीज मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट की हुई है कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, अगर वो विद कंसिडरेशन है तो आपको कौन सा देखना है, 7 का 1 का ए या 7 का 1 का बी में वो कवर होगा। अगर वो ए में कवर होगा यानी कि वो बिजनेस के साथ है तो 7 का 1 का है। 7 का 1 का बी कब होगा, जब कंसिडरेशन तो है लेकिन बिजनेस नहीं है, तो 7 का 1 का बी में भी कवर हो जाएगा, यहाँ पे जीएसटी अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसी चीज को और एक बार समझो कि अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है तब भी आपको जाके देखना है कि अब 7 का 1 का सी कहीं ना कहीं लग रहा होगा। 7 का 1 का सी कब लगेगा, या शेड्यूल 1 पैरा 4 कब लगेगा, जहां पे बिजनेस पर्पस के लिए है ये इंपोर्ट और ये रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन से लिया हुआ है, तब ये जाके ये सप्लाई मान के इसमें जीएसटी अट्रैक्ट होगा। ये चीज आपको ध्यान से रखना है कि सप्लाई के लिए यहाँ पे जीएसटी अट्रैक्ट कब होगा, कि बिजनेस के लिए लिए हुए और रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन से लिए हुए। बाकी कोई भी अदर केस आ जाए वो सप्लाई माना ही नहीं जाएगा, वहां पे जीएसटी लगेगा ही नहीं इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले केस में। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स है बहुत सारा, इसको आप ध्यान से देखो। ये राम है और एक सोहन है, सोहन इसका बेटा है, ठीक है। तो सोहन क्या करता है, आर्किटेक्ट सर्विसेज देता है, और ये राम को प्रोवाइड कर रहा है, ये यूएसए में बंदा है और ये इंडिया में बंदा है, ठीक है। ये यूएसए का एग्जाम्पल था और ये इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सर्विसेज दे रहा है वो ये कॉमर्शियल यूज के लिए है, ये इसको कॉमर्शियल यूज के लिए ले रहा है, यानी कि बिजनेस तो है। क्या यहाँ पे कंसिडरेशन है, सबसे पहले ये देखो कि कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन नहीं है, अब अपने को 7 का 1 का सी का 3 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। एक तो रिलेटिव होना चाहिए, तो क्या ये रिलेटिव है, तो यस फैमिली के डेफिनेशन में आता है। सेकंड, क्या ये बिजनेस के लिए है, तो यस सेकंड कंडीशन भी मिट। और तीसरा कंडीशन कंसिडरेशन नहीं है, यस वो भी दिख रहा है। तो जब तीनों कंडीशन मेट कर गया यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का 1 का सी अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई ट्रीट हो जाएगा। वहीं पे सेकंड केस अपने देखते हैं कि ये यहाँ पे हेड ऑफिस है, यहाँ पे ब्रांच है, तो हेड ऑफिस ब्रांच एक दूसरे से रिलेटेड होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हैं, ठीक है। तो चाहे डिस्टिंक्ट हो चाहे रिलेटिव हो, वो वहीं पे कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव वाले डिफिनेशन में आ गए। सबसे पहले तो अपने को देखना है क्या, कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं चार्ज किया हुआ है तो अपने जाएंगे 7 का 1 का सी में कवर होने के लिए। तो यहाँ पे 7 का 1 का सी का 3 डिफिनेशन अब देखना पड़ेगा, तीनों चीज। क्या यहाँ पे कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या ये बिजनेस के लिए यूज होगा, जो भी ये सर्विसेज दे रहे हैं यस के बिजनेस के लिए यूज होगा। क्या हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन है या रिलेटिव पर्सन है, तो यस, तो यहाँ पे भी कवर हो गया, यहाँ पे भी सप्लाई, यहाँ पे भी जीएसटी लगेगा। तीसरा कंडीशन, इंडिया में मेरा हेड ऑफिस है और ब्रांच मेरा यूएसए में है। ये आर्किटेक्चरल सर्विसेज दे रहा है लेकिन इस बार ये अपने ऑफिस घर बना रहा है, ठीक है। और ये अपना पर्सनल यूज के लिए, कोई भी टाइप का पर्सनल यूज है, आर्किटेक्चरल सर्विसेज लेके पर्सनल यूज है, तो इन सच केस में अपने देख रहे हैं कि क्या ये कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है, तो नहीं चार्ज कर रहा है, मतलब 7 का 1 का सी 3 कंडीशन देखना पड़ेगा तब जाके वहां पे जीएसटी लगेगा। तो कंसिडरेशन तो चलो चार्ज नहीं कर रहा, डिस्टिंक्ट पर्सन भी है भाई एक दूसरे से, हेड ऑफिस और ब्रांच का मामला है, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन है, रिलेटिव पर्सन है, तो ये दूसरा कंडीशन भी मिट है। बट क्या ये बिजनेस का यूज है, नहीं। जब एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन मिट नहीं हो रहा है तो यानी कि ये सप्लाई नहीं है, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे नो जीएसटी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन नहीं, बिजनेस यस, और डिस्टिंक्ट या रिलेटिव पर्सन वाला स्टोरी होना चाहिए, तब जाके ही वहां पे शेड्यूल 1 का आपका पैरा 4 लगेगा और आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा कि यहाँ पे उसमें सप्लाई होके जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब अपना आगे बढ़ते हैं। अब अपना है कि कुछ कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हुए हैं फर्दर, कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गुड्स का सप्लाई हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, सैंपल के बेसिस में दिया जा रहा है, या फिर ऐसा ऑफर्स आता है जैसे कि बाय 1 गेट 1 फ्री, तो क्या इसमें भी सप्लाई अट्रैक्ट होगा कि नहीं अप्लाई अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में जैसे कि फार्मा कंपनीज में क्या होता है कि जनरली ड्रग्स का सैंपल दिया जाता है स्टॉकिस्ट को, डीलर्स को, या फिर मॉल्स में अपने देखते हैं बाय 1 गेट 1 वाला ऑफर्स,
ये एक साबुन में एक साबुन फ्री, ठीक है। तो इसमें सप्लाई अट्रैक्ट होगा कि नहीं। जहाँ पे भी फ्री सैंपल दिया जाए, जहाँ पे गिफ्ट के नाम पे दिया जाए, ठीक है, वो नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई होगा, वो अंडर द जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट जो शेड्यूल 1 में अपने डिस्कस किए उन सबको छोड़ के बाकी अगर जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे फ्री सैंपल्स वाले जितने भी चीज़ें उसमें सप्लाई अट्रैक्ट नहीं करेगा। बट जहाँ पे बाय 1 गेट 1 ऑफर है या बाय 2 गेट 1 ऑफर है, इस टाइप का कोई ऑफर आप देख रहे हो और वहाँ पे एक प्राइस चार्ज किया जा रहा है, तो वहाँ पे ऐसा ट्रीट करना कि वहाँ पे जैसे बाय 1 गेट 1 है तो वो 2 गुड्स के लिए वही एक सिंगल प्राइस चार्ज है, मतलब अलग से सप्लाई चार्ज नहीं करना है, वो उसके अंदर ही इंक्लूड है, वैसा समझना है उसको। कहीं ना कहीं उसमें चार्ज हो चुका है सप्लाई, ठीक है। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन था। इसके अलावा ये क्वेश्चन है कि मिस्टर वैंकट हायर द प्रोफेशनल फर्म जो बेस्ड इन द यूके है, तो मतलब ये इंपोर्ट कर रहा है, तो रिसीवर लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस है फॉर इस फैमिली डिस्प्यूट में, मतलब यहाँ पे बिजनेस वाली कैटेगरी नहीं है, तो जब बिजनेस नहीं है तो अपने 7 का 1 का भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कंसिडरेशन होगा तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगा। तो द सर्विसेज लेविएबल बाय मिस्टर वेंकट डैश इन केस ऑफ द सर्विसेज रिसीव बाय मिस्टर वेंकांत, अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट निकला तो 7 का 1 का भी अट्रैक्ट नहीं करेगा और ये बिजनेस पर्पस भी नहीं है। वो 3 जो कंडीशंस अपने देखते हैं उसमें बिजनेस भी होना चाहिए, तो फ्री होना चाहिए और बिजनेस कंडीशन होना चाहिए, तो बिजनेस तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री की केसेस में वो तो डू नॉट अमाउंट टू सप्लाई, डू नॉट अमाउंट टू सप्लाई, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है कि जहाँ पे कंसिडरेशन चार्ज हो जा रहा है, मतलब फैमिली है और कंसिडरेशन चार्ज में बिजनेस है कि नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा 7 का 1 का बी अट्रैक्ट हो जाएगा, तो बी के केसेस में ये अमाउंट टू सप्लाई हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कुछ एक्टिविटीज़ ट्रांजेक्शन, ये 7 का 1 का डबल ए अट्रैक्ट करता है, ये अपने थोड़ा कॉपी से समझते हैं। सेवन का 1 का डबल ए क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन है लेकिन वो इंडिविजुअल के अलावा होना चाहिए। वो क्या कर रहा है, एसोसिएट क्लब है, ठीक है, इंडिविजुअल है, जो अदर देन इंडिविजुअल होना चाहिए वो पर्सन। तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि ये एसोसिएट है या क्लब है, ये क्या कर रही है, अपने मेंबर को सर्विस दे रही है, तो वो कोई भी सर्विस दे रही है, वो कोई भी गुड्स दे रही है, तो मेंबर से कोई ना कोई पेमेंट चार्ज कर रही है, कैश हो सकता है, डेफर पेमेंट हो सकता है, या कोई भी अदर वैल्यूबल कंसिडरेशन हो सकता है। तो ये जो वो कंसिडरेशन चार्ज करेगी, तो 7 का 1 का डबल ए क्या बोलता है कि इसमें सप्लाई अट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें जीएसटी लगेगी। बस इतना ही था, 7 का 1 का डबल ए, ठीक है। इसके बाद है अपना एक्टिविटीज़ ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, यानी कि यहाँ से अब अपना शेड्यूल 2 चालू हो जाएगा। तो शेड्यूल 2 भी अपने कॉपी में देखेंगे, बहुत अच्छे से कवर्ड है। कि कौन सा सप्लाई को गुड्स मानेंगे, कौन सा सप्लाई को सर्विस मानेंगे। पहले जब अर्लियर रिजीम था, जीएसटी से पहले जो भी टैक्स लगते थे उसमें ये डिस्टिंक्शन नहीं था, इस वजह से भी बहुत सी लिटिगेशन चलते रहती थी कोर्ट में, और डिकेड्स तक चले जा रहा है, कोई काम हो नहीं रहा है, या किसी किसी में गुड्स का भी टैक्स लग जाता था, सर्विस का भी टैक्स लग जाता था, ठीक है। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए जीएसटी में एक अलग से शेड्यूल ही बना दिया गया है कि अब ये डिफ़ाइन कर देगा कि क्या गुड्स है क्या सर्विस है, कौन सा गुड्स का रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, कौन सा सर्विस के हिसाब से टैक्स लगेगा, ये अपने को पहले ही डिफाइंड है। तो सबसे पहले अपने समझते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। ट्रांसफ़र ऑफ गुड में टाइटल इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्ड। अगर टाइटल ट्रांसफ़र है तो गुड्स हो जाएगा, अगर टाइटल फ्यूचर डेट में भी ट्रांसफ़र है तो भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। बट अगर टाइटल का भी ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, या बोलेगा कि गुड्स को ट्रांसफ़र किए लेकिन टेम्प्रेरी यूज़ के लिए ट्रांसफ़र किए, तो इन सच केस में क्या हो जाएगा कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। जैसे कि इसके बेस्ट एग्जांपल में हो जाएगा कि अपना रेंट देना, लाइसेंस देना, ठीक है,
लीज़ में कोई सामान देना, ये सब हो जाएगा। यहाँ पे फ्यूचर डेट में ट्रांसफ़र का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा कि हायर परचेज अपना, ठीक है। तो अपने पेमेंट्स करें, डेफर्ड पेमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, जो भी समझो, और लास्ट में जाके फ्यूचर डेट पे उसके पास ही गुड्स ट्रांसफ़र हो जाने वाले हैं। तो टाइटल जब ट्रांसफ़र है वहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स डिक्लेयर कर दो। इसके बाद है अपना लैंड एंड बिल्डिंग। इस केस में थोड़ा ध्यान से देखना, अगर लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे दिया जाए, लीज पे दिया जाए, लाइसेंस में दिया जाए कि कुछ टाइम के लिए टेम्प्रेरी यूज़ है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाता है। लेकिन अगर इसका सेल किया जाए तो अपने शेड्यूल 3 में जाके पढ़ेंगे कि ना ये गुड्स है ना ये सर्विसेज है, यानी कि ये क्या है, सप्लाई है ही नहीं है। मैं थोड़ा मिक्स करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एनी काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको क्या किया जा रहा है, रेंट पे दिया जा रहा है, लीज पे दिया जा रहा है, लाइसेंस दिया जा रहा है, ये जो पहले वाला स्टोरी है वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। बट अगर उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है ये अपना सप्लाई ऑफ सर्विस को अट्रैक्ट करता है। कंस्ट्रक्शन किस पर्पज़ के लिए, सेल के लिए। अगर अपना उसका सेल कर देते हैं बिफोर द इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, या तो फिर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले पहले कर देते हैं, विच एवर इज़ अर्लियर, कोई भी चीज़ पहले हो जाए उससे पहले पहले ही कर देते हैं सेल, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस को अट्रैक्ट करते हुए पूरा जीएसटी चार्ज होगा। बट जहाँ पे कंसीडरेशन पूरा का पूरा चार्ज, एंटायर कंसीडरेशन रिसीव हुआ है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, या तो फिर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के बाद आपको मिला है, तो इन सच अ केस में, या विच एवर इज़ अर्लियर के वाले केस में, तो इन सच अ केस में क्या हो जाएगा कि आपका वहाँ पे शेड्यूल 3 अट्रैक्ट कर जाएगा और वहाँ पे आपका नो जीएसटी वाला केस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको ट्रीट करेंगे सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। बट ये जो कंस्ट्रक्शन वाला केस है इसमें अपने रिपेयर इंक्लूड नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आप एडिशन कर सकते हो, अल्ट्रेशन कर सकते हो, रीमॉडलिंग कर सकते हो, रिप्लेसमेंट कर सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्ड में अपने रिपेयर वर्ड यूज़ नहीं होता। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस का बेस्ट एग्जांपल है कि अपना कार है, ठीक है, इसको पीपीएफ करवाना था तो अपने इस कार को यहाँ पे डिलीवर कर दिए, जहाँ पीपीएफ ऑफिस है वहाँ पे पीपीएफ करवाया और वहाँ से फिर वापस कार अपने पास आ गई। तो एक जॉब वर्क टाइप का सिचुएशन है, तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर अपने बिजनेस एसेट है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन अगर गोइंग कंसर्न के साथ ट्रांसफ़र है, जैसे कि एमलगमेशन हुआ, मर्जर हुआ, डी मर्जर हुआ, इस टाइप का ट्रांसफ़र है जिसमें कि गोइंग कंसर्न अभी भी कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, तो इन सच केस में सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट करके उसको एग्जेम्प्ट मानना पड़ेगा, यानी कि इसमें जीएसटी नहीं लगेगी, भले ये सप्लाई ऑफ सर्विस है लेकिन एग्जेम्प्ट है। ये एक अलग से एक एडिशन पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ जो ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, लेकिन वो एग्जेम्पशन चैप्टर में भी कवर करेगा। फिर अगर नॉट एज अ गोइंग कंसर्न की तरह है कि आपको गोइंग कंसर्न की तरह नहीं, अब अपना बिजनेस एकदम सीज हो गया है तो अब अपने बिजनेस का एसेट सब बेच बाच के भाग रहे हैं, तो इन सच केस में उसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। या तो फिर बिजनेस एसेट को अपने पर्सनल एसेट में ट्रांसफ़र कर दिए तो उसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर आता है बात पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट को अगर टेम्प्रेरी बेसिस में यूज़ करने के लिए बोला जाए तो अपना सप्लाई ऑफ सर्विस आ जाता है। सॉफ्टवेयर है, अब सॉफ्टवेयर के केस में समझना थोड़ा, सॉफ्टवेयर को अगर बस खरीदेंगे बेच देंगे तो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, ये वो गुड्स की तरह ट्रीट हो जाएगा। लेकिन वही सॉफ्टवेयर को हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर मेरे को कोई डिमांड कर रहा है तो हम उसको कस्टमाइज़ करके दे रहे हैं, उसको अपग्रेड करके दे रहे हैं, मॉडिफाई करके दे रहे हैं उनके जो डिमांड्स है उसके बेसिस में, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर बात आता है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बना 5 साल का, हम उसको अगर ब्रेक कर देंगे तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने रिसीव की थी हम उसको वापस नहीं करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक में सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं किया यानी कि उसको फोरफिट कर लिया, तो जो ये फोरफिट अमाउंट है सिक्योरिटी डिपॉजिट का उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस, ये कंसिडरेशन को बोलते हैं। अब जो भी एक्ट है कि आपको रिफ्रेन कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, नॉन कम्पीट फीस दे रहे हैं,
कि आपको ये प्रोडक्ट का डिलीवरी नहीं करना है, ये प्रोडक्ट आपको लॉन्च नहीं करना है, या आप बोलेंगे कि आपको ये फॉर्म ज्वाइन नहीं करना है, तो ये सब क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। इसके बाद कंपोजिट सप्लाई और अपना मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई इसी के अंदर है कि इस कंपोजिट सप्लाई को अपने सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट करेंगे। कौन सी वाली, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसमें अपने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे कि रिपेयर, रिनोवेशन, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसके बाद उसको सेल कर रहे हैं। तो जो ये वाला पार्ट है उसको तो बोलते हैं सर्विस, और ये वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं गुड्स। लेकिन जब ये एक साथ आ जाता है कंबाइंड तरीके से तो उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। इसके अलावा एक और चीज़ भी होता है जिसको बोलते हैं रेस्टोरेंट सर्विसेज, ठीक है। तो रेस्टोरेंट सर्विसेज में भी कुछ ऐसा ही कहानी होता है। इसको भी अपने को ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट करने का है, ये पहले ही यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसा होता था ज़्यादातर कि लैंडलॉर्ड से टेनेंट क्या करता है कि ये रेंट पे ले लेता है अपना, मान लो कि घर रहने के लिए रेंट पे है, उसके साथ साथ ये लोग एक टेनेंसी राइट भी लेता है कि अगर मेरा मन करे तो मैं रहूँगा, अगर मेरा मन करे तो मैं इसको किसी फर्दर रेंट पे लगा दूंगा किसी भी आदमी को, और उस आदमी से हम लोग फिर टेनेंसी राइट का प्रीमियम लेते थे, ठीक है, कि आपको हम यहाँ पे रहने दे रहे हैं और फिर फर्दर जो भी आपका रेंट वेंट लग रहा है वो तो अलग बात है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे रेगुलर रेंट आपको दे रहे हैं लैंडलॉर्ड को, और ये मेरे को टेनेंसी राइट भी दे रहा है। और हम क्या करें, यही टेनेंसी राइट जो रहने का राइट है यहाँ पे वो हम बेच दे रहे हैं। मान लो कि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, तो हम 5 साल रहे और 5 साल के लिए हम इस राइट को इसको बेच दिए। हम उसको बोलेंगे कि 10 लाख पे टेनेंसी राइट ले लो और अपना रेंट देते रहो अपने लैंडलॉर्ड को और अपना टेनेंसी राइट ले लो। तो ये जो 10 लाख है जनरली इसमें या तो कमीशन लैंडलॉर्ड चार्ज करेगा या इसको डायरेक्टली मिल जाता है राम को ही। तो उस केस में क्या हो रहा है कि ये जो 10 लाख है वो सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट होगा और उसमें जीएसटी अट्रैक्ट होगा। अब इसमें जीएसटी अट्रैक्ट होगा, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा ये वी विल कवर इन द एग्जेम्पशन चैप्टर। लेकिन अगर कोई स्टैम्प ड्यूटी है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, तो इन सब में जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होती, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके बाद टॉलरेट या रिफ्रेन टू डू एन एक्ट, इस चीज़ का मतलब क्या है, तो इसको बेस्ट एग्जांपल इस तरीके से समझते हैं कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री है आपकी और ये स्कूल का ग्राउंड है, इसमें प्रेयर चल रहा है, तो बच्चे खांस रहे हैं। क्यों खांस रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे धुआं उड़ रहा है उस फैक्ट्री के कारण। तो ये उसको कंसिडरेशन दे रहा है स्कूल को कि भाई तुम अपना मुंह बंद रख, ठीक है, क्योंकि ये लोग कंप्लेन करने जा रहा था। तो ये पैसे दे देते हैं स्कूल को और स्कूल वाले मुंह बंद रखते हैं अपना, कोई बात नहीं है, काम ऐसे ही चलता है। तो ये जो कंसिडरेशन है ये टॉलरेट एंड एक्ट करने का कंसिडरेशन है, ये अपना सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसमें जीएसटी अट्रैक्ट होगा। फिर रिफ्रेन टू डू एन एक्ट, जैसे कि कोई प्रोडक्ट को आप लॉन्च मत करो और उसके लिए हमें कंसिडरेशन दे दी है, तो वो क्या हो गया, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी अट्रैक्ट करेगा, सिंपल। अब यही वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ कि स्कूल ने ही एक मशीन बना के दे दिया, एक मशीन के ऊपर पैसा लगाया और कलेक्ट करके आसपास से जितने भी लोग हैं सबने कलेक्ट करके ये मशीन आपको इस्टेब्लिश करके दे दिया, ताकि ये एयर पॉल्यूशन जो है वो बच्चों को हानिकारक ना हो या आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उसके लिए हानिकारक ना बने। ये जो कंसिडरेशन के नाम पे हम लोग ने मशीन उसको बना के दिया, इसमें भी जीएसटी अट्रैक्ट करेगा। ये टू डू एन एक्ट का है, ये एग्जाम्पल है, इसमें भी जीएसटी अट्रैक्ट करेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। अब बात आता है शेड्यूल 3 अपना। इसके पहले एक बार बुक में देख लेते हैं कि सब कुछ कवर हो चुका है वैसे तो। ये सप्लाई ऑफ सर्विस एग्जाम ये अपने उसी में कवर हो चुका है। टेनेंसी राइट कवर है, यस। अब इसमें एक क्वेश्चन है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन क्वालिफाई सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है इसको। जैसे कि ध्रुव इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन सप्लाई कर रहा है टू इट्स कस्टमर, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे ये जो लिमिटेड है सप्लाई करी मशीन रेंट पे सप्लाई करी है। जब रेंट पे सप्लाई है यानी कि सप्लाई ऑफ सर्विस अट्रैक्ट करते हैं। जहाँ पे जॉब वर्क है वहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस अट्रैक्ट करेगा। फिर यहाँ पे कस्टमाइज़ करके दे रहे हैं सॉफ्टवेयर को। अगर यहाँ पे बोलता कि सॉफ्टवेयर को जस्ट परचेज किए सेल किए तो क्या हो जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन यहाँ पे कस्टमाइज़ करके दे रहे हैं इसलिए सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। अपने को पूछा था सप्लाई ऑफ गुड्स तो एक ही है। अब अपना शेड्यूल 3 चालू होगा। ठीक है, शेड्यूल 3 क्या बोलता है कि ये कुछ ऐसे आइटम्स है कि उसमें जीएसटी अट्रैक्ट नहीं करेगा। वो ना गुड्स है ना सर्विसेज है। जैसे कि सबसे पहला है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन। तो अगर एम्प्लॉय कोई भी सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर को और बदले में एम्प्लॉयर उसको एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कोई पेमेंट करता है, सैलरी का हो सकता है, परकिट्स का हो सकता है, वेजेस का हो सकता है, तो इन सच ए केस में क्या है कि वो वहाँ पे जीएसटी अट्रैक्ट नहीं करता है। लेकिन एक केस ऐसा है जहाँ पे जीएसटी अट्रैक्ट करेगा, जहाँ पे एम्प्लॉय को दिया जाएगा नॉन कंप्लीट फीस कि तुम किसी अनदर फर्म पे ज्वाइन मत करना, या इस पर्टिकुलर मेरी कॉम्पिटिटर है ये वहाँ जाके ज्वाइन मत करना। तो वहाँ पे जो भी अपने को पेमेंट किया जा रहेगा वो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स का पेमेंट नहीं है, इसलिए वहाँ पे सप्लाई अट्रैक्ट करेगा, जीएसटी अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा अपने एक और भी चीज़ पड़ेगी जहाँ पे अपने गिफ्ट दे रहे हैं ना फाइनेंशियल ईयर 50,000 से ज़्यादा, तो उस केस में भी जीएसटी अट्रैक्ट करते हो। अपने स्टार्टिंग में देख लिए उस चीज़ को। उसके बाद सर्विसेज जो कोर्ट अपने को देती है, ट्राइब्यूनल अपने को सर्विसेज देती है, तो ये सब क्या है एग्जेम्प्ट नहीं है। इसको समझो कि इस टाइप का है कि शेड्यूल 3 में आ जाता है, इस वजह से वो एग्जेम्प्ट है, जीएसटी से तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है जैसे जैसे ये फ्लो बढ़ते जा रहा है आपका एग्जेम्पशंस और बहुत सी ऐसे चैप्टर्स जो कवर होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपको इन सब का प्रॉपर नोट रखना पड़ेगा। मेरे क्लास नोट्स तो होंगी, इसके अलावा आपको अपना एक वेल प्रिपेयर्ड नोट भी रखना पड़ेगा जो आपको एग्ज़ाम के टाइम 1.5 डेज़ में हेल्प करेगा। ठीक है, आप इस नोट को प्रिंट करके अपना मनचाहा तरीके से, तो बहुत मैं जगह छोड़ के लिखती हूँ, तो आप हो सकता है कि अपना कॉपीज अपना पेन से इधर मार्क कर ली अपना प्रिंट आउट करने के बाद, वैसे भी कर सकते हो, या अलग से जैसे जैसे पढ़ा रहे हो अपना नोट्स भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। इसके बाद थर्ड इज जो भी सर्विसेज अपने को सप्लाई किया जाता है बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट कैसे सप्लाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी सप्लाई कर रहा है, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या फिर वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, कोई भी है। तो अगर वो गवर्नमेंट के औजे में है तो उस केस में जो भी सर्विसेज वो लोग देंगे वो एग्जेम्प्ट है, यानी कि वो एग्जाम बार बार बोल रही हूँ, वो शेड्यूल 3 में आ जाता है, ना वो गुड्स है ना वो सर्विसेज है। अल्टीमेटली उसमें जीएसटी अट्रैक्ट नहीं करता है। इसके बाद आ जाता है सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, है ना, मॉर्चरी सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस, जो डिजीज़ पर्सन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो गई तो उसमें अपने एम्बुलेंस है तो वहाँ से उसको लोकेशन तक पहुँचाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस है ये अपना अट्रैक्ट नहीं करता है जीएसटी, है ना। फ्यूनरल सर्विसेज, जो मान लो कि पंडित जी को बुलाए अपने, वो पूजा पाठ करवाए थोड़ा उस टाइम पे, तो वो सब सर्विसेज में जीएसटी नहीं है। इसके बाद अपना आता है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें जीएसटी नहीं है। ये पहले अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़े थे, है ना, कि जहाँ पे रियल स्टेट है तो वहाँ पे सेल ऑफ बिल्डिंग है, सेल ऑफ लैंड है, तो वहाँ पे जीएसटी नहीं है। लेकिन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कौन सा वाला, अगर वो कंस्ट्रक्शन वाला है तो एक्सेप्शन वाला पॉइंट लेना है। एक्सेप्शन वाला मतलब जहाँ पे इंटायर कंसिडरेशन आफ्टर द इशू ऑफ जो इशू सर्टिफिकेट है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुई, या तो फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन है, विच एवर इज अर्लियर, तो इन दोनों के आफ्टर वाला अगर है वो वाला में अपने यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। ऑक्शनेबल क्लेम्स, जो इन स्पेसिफाइड के अलावा जितने भी ऑक्शनेबल, ये सब स्पेसिफाइड वाले तो जीएसटी अट्रैक्ट करते हैं, उसके अलावा जितने भी अदर ऑक्शनेबल क्लेम्स हैं, जैसे कि रेंट पेबल अपनी खड़ी है, ठीक है, अपने को इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल खड़ा है, या इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल खड़ी है, तो इस टाइप की जितनी भी अपनी पेमेंट्स बाकी है,
डेट्स टाइप के सिचुएशंस है, सिक्योर डेट्स वगैरह को छोड़ के जो पहले अपने डिस्कस किए, तो वो सारे के सारे ऑक्शनेबल क्लेम जीएसटी की परव्यू से बाहर हैं। अपने को कौन सा समझना है कि लॉटरी, कसिनो, गैमलिंग, हॉर्स रेस, बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म भी आजकल आ गया है कि आप उसमें पैसा डालो, गेम खेलो, उससे टैलेंट वैलेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस गेम खेलना। अगर आपने उसमें पैसा कमाया तो आपको विड्रॉ करना है, तो ये भी जीएसटी के परव्यू में आ चुका है। फिर आता है बात लाइसेंस का। लाइसेंस का एक अलग से दिया हुआ ये कहानी कि जहाँ पे अल्कोहलिक लीकर वाला लाइसेंस दिया जाएगा, ग्रांट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये यहाँ पे ये वाला लाइसेंस के ऊपर जो कंसिडरेशन लिया जाएगा वो जीएसटी के परव्यू से बाहर है, शेड्यूल 3 में ये। उसके बाद फिर अपना मूवमेंट ऑफ कन्वेंस, ये थोड़ा ध्यान से देखना कि जहाँ पे इंटर स्टेट मूवमेंट है, मतलब मान लो कि मेरा हेड ऑफिस दिल्ली में है और अपना ब्रांच जो है वो वेस्ट बंगाल पे है, तो अपने मूवमेंट करवा रहे हैं, ट्रक का मूवमेंट कर रहे हैं, बसेस मूवमेंट कर रहे हैं, ट्रेन्स के द्वारा गुड्स भेजे जा रहे हैं, क्रेन्स के द्वारा, तो ये जो कन्वेंस का मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। फर्दर जब अपने सेल सप्लाई करेंगे वो सब में ठीक है, वो अट्रैक्ट करेगा, जैसे अपने पहले समझ रहे थे शेड्यूल 1 में, वो तो ठीक है, लेकिन जो कन्वेंस का मूवमेंट है, इस पर्टिकुलर मूवमेंट में कोई जीएसटी नहीं है। इसका एक क्वेश्चन भी अच्छा वो अपने TYQ से देख लेंगे, ठीक है। वही बोला कि अगर फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है या आपने रिपेयर मेंटेनेंस करवा रहे हैं उसके कन्वेंस का, तो उस केसेस में सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के नाम पे जीएसटी लगेगा। यही था अपना शेड्यूल 3 का पूरा स्टोरी। इसी के साथ अपना शेड्यूल 3 भी ख़त्म। ये तो नोटिफिकेशन वाला था, वो भी अपने कवर कर लिए। नाउ व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई जो लेविएबल टू जीएसटी है, तो ऐसा कौन सा सप्लाई जो लेविएबल टू जीएसटी है, उसका 2 कंडीशन आपको मिट करना पड़ेगा। पहला क्या है कि सप्लायर जो है वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। रिसिपेंट कोई भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सप्लायर शुड बी द टैक्सेबल पर्सन। सप्लायर शुड बी टैक्सेबल पर्सन कब होगा? यानी कि उसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने का, या तो कंपलसरी या तो उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया है, या तो हो सकता है कि जैसे मान लो इसमें एग्जांपल है दिया हुआ है आपके बुक्स में कि कंपलसरी तो था लेकिन अभी तक आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं है, तो क्या अब भी आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी लगेगी? यस, तब भी लगेगी। आपके ऊपर एप्लीकेबल थी, आपने करवाया नहीं, ये तो आपकी गलती है, तो भी आप टैक्सेबल पर्सन होंगे। या तो फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था लेकिन आपने वॉलंटरी करवा लिया, तो इन सच केस में लगेगा? यस, तब भी लगेगा। तो आप टैक्सेबल पर्सन होने चाहिए, सप्लायर टैक्सेबल पर्सन। और दूसरा क्या था कि टैक्सेबल सप्लाई करना है। वो सप्लाई जो एग्जेम नहीं है, वो सप्लाई जो निल रेटेड नहीं है, वो सप्लाई जो नॉन टैक्सेबल नहीं है। एग्जेम सप्लाई में इंक्लूड करता है निल रेटेड सप्लाई, और एग्जेम दोनों आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपने को क्या करना है कि टैक्सेबल सप्लाई और टैक्सेबल सप्लायर होना चाहिए, तब जाके वो सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी कहलाती है। अब आता है बात कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। यस, सो कोई भी सप्लाई कंपोजिट कब बनती है? जब 2 और मोर सप्लाईज है और वो नेचुरली बंडल्ड है, जिसमें कि एक कोई ना कोई प्रिंसिपल सप्लाई है। जैसे कि टीवी के साथ रिमोट आता है, ठीक है, मोबाइल के साथ उसका चार्जर आता है। ये सब एकदम आसान सा एग्जांपल्स है जिससे आप एकदम समझ पाओगे कि ये कंपोजिट सप्लाई मानेंगे। तो कंपोजिट सप्लाई में होता क्या है कि वो नेचुरली बंडल्ड है, 1 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज है, एक साथ दिया जा रहा है, और 1 इज़ द प्रिंसिपल सप्लाई, एंड अदर जो भी दी जा रही है वो एंसिलरी है टू द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का जो रेट है वो यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो टीवी और रिमोट में टीवी वाला रेट लगेगा, जब फ़ोन के साथ बैटरी जाएगा तो फ़ोन का रेट लगेगा। बस ये नॉर्मल सा चीज़ है। डिफरेंट, और इसमें डिफरेंट एलिमेंट अवेलेबल सेपरेटली नहीं होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं ना वे कि वो नेचुरल बंडल्ड है। अब रेस्टोरेंट वाला सर्विसेज देता है, उसमें क्या होता है कि जो
एकोमोडेशन का पैकेज लेता है, उसमें वो ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होता है, डिनर इंक्लूड होता है ना, तो वो कंपोजिट सप्लाई बन के सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट हो जाते हैं। इसके बाद ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान से रखना है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री एंड ऑल, ये मैंने सब नोट्स में कवर किया, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। हाँ, इससे पहले एक बार मिक्स सप्लाई समझ लेते हैं, तभी आपको वो एग्जाम्पल समझ में आएगा। मिक्स सप्लाई क्या है कि जहाँ पे वन और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज किया जा रहा है जो नेचुरल बंडल नहीं है, ठीक है, और उसके लिए एक सिंगल प्राइस चार्ज करना पड़ेगा जो नेचुरली बंडल नहीं है। जैसे कि एक मान लो कि एक बास्केट है जिसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, उसमें कार्ड भी रखा गया है, स्वीट्स भी रखा गया है, कॉस्मेटिक्स का सामान भी है, कुछ फ्रूट्स भी रखे गए हैं। तो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़ को हम लोग क्या करें कि नेचुरल बंडल नहीं है, अपने को उसको खुद से बंडल करवा रहे हैं, तो वो हो जाएगा मिक्स सप्लाई। वहाँ पे क्या होता है कि जो भी हाईएस्ट रेट है, जो सारे गुड्स है, अब उसमें से रेट्स अपने को पता है, तो उसमें से हाईएस्ट रेट कौन सा है वो अपने को उसमें चार्ज करना है। उसमें ध्यान रखना है कि ये सिंगल प्राइस चार्ज होना चाहिए, अपने को सिर्फ रेट पता होना चाहिए, इंडिविजुअल आइटम का वैल्यू नहीं पता होना चाहिए। उसको अपने एग्जाम्पल से देखते हैं एक बार बढ़िया से, कि जैसे कि टीवी के साथ रिमोट, ये क्या हो गया, कंपोजिट, पहला एग्जाम्पल यही हो गया। सेकंड कि अब वो बास्केट वाला, ठीक है, उसमें कॉस्मेटिक का सामान भी है, कार्ड्स भी है, स्वीट्स भी है, तो मिक्स सप्लाई हो जाएगा। तो वहाँ पे सिंगल प्राइस चार्ज है, रेट हाईएस्ट वाला रेट लग जाएगा, जो भी गुड्स का हाईएस्ट रेट है वहाँ पे वो लग जाएगा। अब इसी एग्जाम्पल में जैसे मान लो कि मेरे को वैल्यूज़ भी दिए हुए हैं हर एक के अलग अलग, और रेट्स भी दिए हुए हैं। अगर ये वैल्यू नहीं दिया रहता, सिर्फ रेट दिया रहता, तो अपने 18% चार्ज करते, और जो वैल्यू एक सिंगल प्राइस अपने चार्ज करते उसमें 18% यहाँ पे लगा देते मिक्स सप्लाई के केस में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू भी दिया हुआ है, रेट्स भी दिया हुआ है, तो इन सच केस में ना वो कंपोजिट है ना वो मिक्स्ड है, तो क्या है, उसका इंडिविजुअल रेट का इंडिविजुअल टैक्सेस लगेगा और इनवॉइस में अपने ये चार्ज करेंगे, ठीक है। अब वो प्रिंटिंग वाली जो अपनी स्टोरी ऊपर में रह गई थी, उसमें क्या है कि प्रिंटिंग में हमेशा अपने को क्वेश्चन आस्क करना है अपने खुद को कि ये जो प्रिंट अपने करवा रहे हैं इसमें कंटेंट इंपॉर्टेंट है कि प्रिंटिंग का क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कंटेंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, जो लिखा हुआ है, जैसे कि नॉवेल है, कोई बुक्स अपने प्रिंट करवा रहे हैं, तो उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। बट जहाँ पे क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एनवेलप हो गया, कार्ड हो गया, तो कार्ड मोटा होना चाहिए, थोड़ा एनवेलप इस टाइप का होना चाहिए, तो वहाँ पे प्रिंटिंग क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो यानी कि अपने सप्लाई ऑफ गुड्स दे रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद आता है हॉस्पिटल वाला केस, जहाँ पे अपने मान लीजिए पेशेंट को फूड सप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो फूड सप्लाई किया जा रहा है वो यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई हेल्थ केयर वाले में आ जाती है, तो हेल्थ केयर अपने पढ़ेंगे कि वो एग्जाम कैटेगरी की आती है, इसलिए वो एग्जामेशन में कवर हो जाएगा। बट वहीं पे ये नन पेशेंट को दिया जाए, अटेंडेंट्स को दिया जाए, तो इन सच केस में सेपरेट सप्लाई मान के इसमें टैक्सेबिलिटी लग जाता है। वहीं पे टायर है, टायर में थोड़ा रीथ्रेडिंग किया जा रहा है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझना है कि आपको जॉब वर्क टाइप का सिचुएशन है कि मैंने अपना ओल्ड टायर दिया, वो उसको ठीक करेगा, जो उसके स्क्रैचेस है सब कुछ ठीक करेगा, उसमें रबड़ वगैरह का यूज़ होगा और नया तरीके से टाइट जो टायर है वो बना के दे देगा। तो जब जॉब वर्क टाइप का लग रहा है तो वो हो जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस, उसको कंपोजिट मानेंगे, क्योंकि रबड़ जो है वो तो गुड्स है, लेकिन अपना यूज़ कर रहे हैं सर्विस देने के लिए, तो इसलिए सप्लाई ऑफ सर्विस। बट वहीं पे एक नया टायर ही तुमको दे दिए, तुम मेरे को ओल्ड टायर दिया, हम तुमको नया टायर दे दिए, या अब तुमको डायरेक्ट नया टायर दे रहे हैं, तो इन सच केस में सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाता है। अब सिनेमा वाला केस है, जहाँ पे टिकट्स के साथ फूड भी इसमें इंक्लूड है, इसी प्राइस में जो टिकट अपने चार्ज कर रहा है सिनेमा वाला, तो अगर वो फूड वाला अमाउंट भी इंक्लूड है, वो लोग डायरेक्टली उसी में चार्ज कर ले रहा है, तो वो कंपोजिट सप्लाई होकर टिकट का जो रेट है वो माना जाएगा। बट वहीं पे जहाँ पे फूड आप अलग से ले रहे हो, तो वो रेस्टोरेंट सर्विसेज वाला कैटेगरी में आ जाएगा, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस अलग से ट्रीट होगा। बट अगर टिकट के प्राइस में ही इंक्लूड किया हुआ है फूड का कॉस्ट,
तो उस केस में कंपोजिट सप्लाई मान के टिकट का जो रेट है वही रेट उसमें लग जाएगा, प्रिंसिपल सप्लाई टिकट ही माना जाएगा और वो कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा। इसके बाद ये लास्ट है क्या कि जसकरण सप्लायर्स गिफ्ट पैकेज ऑफ 30 ईच ऑफ इट्स कस्टमर को, और इस पैकेट में कंटेन करता है 2 चॉकलेट है, 2 फ्रूट जूस है, कुछ टॉय बैलून्स है, और इसमें आपको वैल्यू इंडिविजुअल का नहीं दिया, वो बोला हर एक को 30 रुपये करके चार्ज करते हैं हर एक कस्टमर से, और हर एक का रेट आपको बता दिया। तो ये मिक्स सप्लाई का केस है। जो मिक्स सप्लाई का केस में तो हाईएस्ट रेट लग जाता है, तो हाईएस्ट रेट इज़ द 18%, तो 18% विल बी चार्ज ऑन द प्राइस जो भी आपका गिफ्ट पैकेज के ऊपर चार्ज होगा। फिर अपने आप TYQ में आ जाते हैं। TYQ में क्या है कि पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि बस मतलब एक रैंडम एक बस गो थ्रू करना है आपको, और वो जनरली पूरा कवरेज अपना जो नोट्स है उसके साथ ही कवर हो जा रहा है। जैसे कि मेघराज एंड कंपनी विशेस टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग द रेडीमेड गारमेंट, और वो विद इन द पंजाब यहाँ पे सेल करना चाहती है, फिर इन द स्टेट ऑफ दिल्ली या फिर हरियाणा में भी सेल करना चाहती है। जब विद इन द स्टेट करेगी तो यहाँ पे CGST SGST सिर्फ लगेगा, लेकिन आउटसाइड जब करेगी पंजाब के बाहर मतलब दिल्ली में करेगी, हरियाणा में करेगी, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा, यानी कि IGST लगेगा। तो यहाँ पे टैक्सेबल इवेंट क्या है, ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस जो वो कर रही है वही उसका टैक्सेबल इवेंट है। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन कि यहाँ पे दामोदर रजिस्टर्ड इन द दिल्ली है, और वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहता है गुड्स टू वेस्ट बंगाल। तो अपने डिस्टिंक्ट पर्सन का कैटेगरी जानते हैं कि भाई डिस्टिंक्ट पर्सन होने से वो भी डिफरेंट स्टेट है, तो आपको डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे आप दिल्ली में रजिस्टर हो ही तो वेस्ट बंगाल में भी रजिस्टर होना पड़ेगा विदाउट एनी कंसिडरेशन, सो दैट द गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम ब्रांचेस। अब वो यहाँ से ट्रांसफ़र की विदाउट एनी कंसिडरेशन वेस्ट बंगाल में, वो अपने कवर कर ही लिया कि भाई हेड ऑफिस से अगर अपना ब्रांच में ट्रांसफ़र हो रहा है कोई गुड्स, ठीक है, गुड्स ट्रांसफ़र हो रहा है, स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है, और वो डिफरेंट स्टेट पे हैं, तो इन सच केस में क्या होता है कि कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी वो अट्रैक्ट हो जाता है, GST के परव्यू में आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज कि यहाँ पे क्या विदाउट कंसिडरेशन भी कोई सप्लाई ट्रीट होती है, तो यस, अपने शेड्यूल 1 में पढ़ते हैं उसको कि विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होता है, तो अपने को पूरा जो शेड्यूल 1 है उसका चारों पैरा का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना है। इसके बाद कंपोजिट सप्लाई को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है 4th नंबर क्वेश्चन में। 5th में बताना है कि टाइटल जो है ना, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल होना चाहिए, वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल या तो अभी करंट में हो जाए या तो फ्यूचर में हो जाए तब उसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस। ये चीज़ इधर एक्सप्लेन करना, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पे जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि द एक्टिविटीज़ जिससे कि सप्लाई ट्रीट होगा, तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है, इसके बेसिस में अपने को बताना है कि सप्लाई है कि नहीं। सबसे पहले बता रहा है कि अपना फैक्ट्री जो है वो दिल्ली में है और अपना डिपो कहाँ पे है, मुंबई में है। अपने यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो ये हिंट दे रहा है शेड्यूल 1 का। शेड्यूल 1 का कौन सा पैरा 2 में ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जब विदाउट कंसिडरेशन भी अगर दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स होता है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, तो उस केस में शेड्यूल 1 पैरा 2 अट्रैक्ट हो जाता है। वहीं पे B और C में क्या बोला कि रमन एक आर्किटेक्ट है इन द चेन्नई में, यानी कि इंडिया का आदमी है, और उसका ब्रदर रिलेटिव कब होगा, जब वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। अब ब्रदर तो यहाँ पे वेल सेटल्ड इन द लंदन में, और वो लॉयर है वहाँ पे, तो बाहर पे वो लॉयर है, ठीक है, और वो वेल सेटल्ड बोल रहा है। क्या वो डिपेंडेंट है? नहीं है। अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो वो रिलेटिव के डिफिनेशन में नहीं आएगा। तो जब रिलेटिव के डिफिनेशन में नहीं आया तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब 7 का 1 का C अपने देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई हो रहा है सर्विसेज, तो 7 का 1 का C में क्या बोलता है कि यहाँ पे 3 कंडीशंस होते हैं। हमेशा क्या करना कि वो जो 3 कंडीशन उसको साइड में लिखना और वो चीज़ को मैच करते जाना कि क्या यहाँ पे येस येस ये टिक लगाते जाना। क्या यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन है? यस। क्या यहाँ पे बिजनेस का पर्पज़ है?
कि ये जो सर्विसेज लिए जा रहे हैं, नहीं, ये फैमिली डिस्प्यूट है, मतलब बिजनेस का पर्पस भी नहीं है, ये भी कट हो गया। और ये रिलेटिव है, नहीं, तो यहाँ पे दो चीज़ें कट हो गई, इसलिए यहाँ पे क्या है, सप्लाई नहीं है। वहीं पे क्या हो रहा है कि थर्ड केस में बोल रहा है कि ये बिजनेस यूनिट के लिए लिया जा रहा है, तो यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, लेकिन रिलेटिव वाला अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए ये भी अभी तक भी ये सप्लाई के डिफिनीशन में नहीं आया। इसके बाद व्हाट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये सबको पढ़ के देखना है, तो वो जो भी अपने शेड्यूल 2 पढ़े हैं उसी के बेसिस में फटाफट बन जाएगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला। इसमें क्या क्या बोल रहा है कि यहाँ पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो रहा है तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाता है। जहाँ पे मान लो कि ट्रांसफ़र करना है, डिस्पोज करना है अपना एसेट्स को, बिजनेस एसेट को, और वो नो लॉन्गर फॉर्म पार्ट ऑफ दीज एसेट्स, तो अपना एसेट का पार्ट नहीं बनेगा, मतलब बिजनेस सीज हो रहा है कहीं ना कहीं, तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाता है। फिर ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स ऑफ द गुड्स विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, जब ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल नहीं है तो उस केस में क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाता है। वहीं पे ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल है फ्यूचर डेट में, चाहे अभी दे दो चाहे फ्यूचर डेट में दो, अगर ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल हो रहा है यानी कि वहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। फिर वही चीज़ वापस की है, गुड्स कौन सा है, सर्विसेज कौन सा है, सप्लाई ऑफ सर्विस। टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र कोई भी चीज़ का होता है तो सप्लाई ऑफ सर्विस चुपचाप से, कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है, तो यानी कि जॉब वर्क वाला फील लेना है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स पे हो रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। हायर परचेज हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, क्यों, क्योंकि एक फ्यूचर डेट में एक डेट पे अपना जो एसेट है वो ट्रांसफ़र हो जाने वाला है, टाइटल ट्रांसफ़र होगा, इसलिए ये सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। इसके बाद अपने इसमें एक्सप्लेन करना है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है कि नहीं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो कि ये रेसिडेंस पर्पज़ है तो बिजनेस नहीं है। फिर क्या यहाँ पे कंसिडरेशन है, तो यस कंसिडरेशन है। तो जब कंसिडरेशन होता है तो 7 का 1 का ए अट्रैक्ट होगा या 7 का 1 का बी अट्रैक्ट होगा। 7 का 1 का ए कब अट्रैक्ट होगा कि कंसिडरेशन तो है साथ साथ बिजनेस भी है, और बी कब अट्रैक्ट होगा कि बिजनेस भी नहीं है तो भी चलेगा, कि 7 का 1 का बी में इंपोर्ट ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा उसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिजनेस तो नहीं है और कंसिडरेशन है, तो 7 का 1 का बी अट्रैक्ट होगा, इसलिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। फिर मिस कौशिक यहाँ पे क्या की, रिसीव की इंटीरियर डेकोरेटिव सर्विसेज, रेसिडेंस पर्पज़ है, मतलब बिजनेस पर्पज़ नहीं है। दूसरा कि किससे मिला, वरुण से, वरुण उसका ब्रदर है मिस्टर वरुण। अब ये रिलेटिव कब बनेगा, जब उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे बोल दिया डिपेंडेंट है, मतलब रिलेटिव वाली डिफिनेशन मीट कर रही है। बिजनेस नहीं है लेकिन, और कोई भी पार्ट ऑफ कंसिडरेशन नहीं रिसीव हुआ है, तो 3 कंडीशन में एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जैसे कि रिलेटिव तो है, बिजनेस लेकिन नहीं है, और कंसिडरेशन भी नहीं है, तो एक कंडीशन जो है बिजनेस वाली वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे। फिर तीसरा, विल यू आंसर चेंज इफ़ इन द अबव केसेस में, ये क्या करती है, इंटीरियर सर्विसेज लेती है अपने बिजनेस प्रीमाइस के लिए, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, रिलेटिव वाले भी, बिजनेस वाले भी, कंसिडरेशन वाली भी, तो उस केस में इंपोर्ट ऑफ सर्विस येस हो जाएगा। अब अपने 11 वाले क्वेश्चन में बस एक ही पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो प्राइजेज है ना वो हर एक का इंडिविजुअल भी दिया हुआ है, ये जो है वैसे देखने में आपको मिक्स सप्लाई लगेगा, लेकिन हर एक का इंडिविजुअल सेपरेट प्राइजेस भी दिया हुआ है। जब हर एक का सेपरेट अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट इंटू रेट लगाना है चुपचाप से, बस उसको वैल्यू बता देना है और बोलना है कि ये ना कंपोजिट है ना मिक्स है, ठीक है, क्योंकि अपने को इंडिविजुअल का रेट अमाउंट है, इंडिविजुअल का अमाउंट भी पता है, तो ना वो मिक्स है ना वो कंपोजिट है, जब अपने को इंडिविजुअली सब कुछ पता है। लेकिन वहीं पे ऐसा ही केस है सेम कि जहाँ पे मिक्स टाइप का सिचुएशन है लेकिन एक सिंगल अमाउंट को चार्ज किया जा रहा है ना, 20,000 इंटू 30 करके ये एक अमाउंट चार्ज किया जा रहा है, तो ये सिंगल अमाउंट चार्ज है, अपने को इंडिविजुअल सिर्फ रेट पता है, अमाउंट नहीं पता है, तो इन सच केस में हाईएस्ट रेट जो भी होता है मिक्स सप्लाई के केसेस में वो लग जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 18% का IGST लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली से पंजाब में सप्लाई है, इंटर स्टेट है। फिर यहाँ पे अपने पढ़े थे शेड्यूल 3 में कि जहाँ पे भी इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस होगा, कन्वेंस में कुछ भी हो सकता है, ट्रक हो, बस हो, अपना ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, तो अगर कन्वेंस का मूवमेंट है तो वो वहाँ पे GST अट्रैक्ट नहीं करती है। किस पर्पज़ के लिए, कि मान लो डिस्टिंक्ट पर्सनस के बीच में सप्लाई हो रहा है तो वो, बट जब वही जो कन्वेंस का मूवमेंट में स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है, रिपेयर सर्विसेज दिए जा रहे हैं, तो कोई सर्विस देना या कोई गुड्स देना, तो इन केस में वो जो सर्विस और गुड्स है उस पर्टिकुलर
अमाउंट के ऊपर तो लग जाएगा जीएसटी, लेकिन वो जो मूवमेंट ऑफ ट्रक्स है, मूवमेंट ऑफ कन्वेयंस है, उसके ऊपर शेड्यूल 3 सर्कुलर बोल दिया कि ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। फिर ये भी सर्कुलर के द्वारा कवर्ड है कि भाई अल्कोहलिक लीकर है और उसमें लाइसेंस गवर्नमेंट ग्रांट करती है, उसमें वो कंसिडरेशन अपने से चार्ज करती है, तो क्या वो जीएसटी अट्रैक्ट करता है? तो बोलना नहीं। तो यही कुछ सीन था। इसी के साथ अपना टीवाईक्यू भी ख़त्म, यानी कि अपना पूरा सप्लाई चैप्टर ख़त्म। अप्रॉक्स आई थिंक 2 आवर्स के विद इन ही, बहुत ज़्यादा नहीं लगा, 2 आवर्स से कम ही लगा है। तो इसी तरीके से आगे भी वीडियोस आती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये फ्री फास्टैग बैच का भरपूर आनंद ले पाए। थैंक यू।